जिंदगी बचाने के लिए लगाया गया इंजेक्शन मुबैना तौर पर बीनाई ले गया। एबटाबाद के अस्पताल में 9 अफराद नाबीना हो गए। क्या कोई इंजेक्शन अंधा कर सकता है? जानिए मुतासरीन और ऑफिशियल से हकाइक कुछ देर बाद। एक और त्यौहार, एक और वार। ईद कुर्बा करीब आते ही सब्जियां महंगी। मुनाफाखोरों ने कर दिया अवाम को परेशान। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। हम मौसम की बात सबसे पहले करेंगे। मौसम भी और मसाइल भी। ये मुसलसल तीसरा दिन है जब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस रहे हैं। कहीं पर बिल्कुल थोड़ी सी देर में बारिश होकर ख़त्म हो जाती है लेकिन मसाइल छोड़ जाती है। कहीं पर घंटों पानी बरसता है और फिर वो पानी कब निकलेगा ये कहा नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता। मैं ये जुमला दोहरा देती हूँ, कल भी मेरी फीलिंग्स यही थी। कल भी मैं और आप यही सोच रहे थे कि अगर आसमान की तरफ देखो तो रहमत है और अगर ज़मीन की तरफ देखो तो कोई बहुत बेहतर मनाजिर नहीं है। अगर कोई ये सोचता है सारी दुनिया में कि मौसम खूबसूरत होता है और फिर उसको आप इंजॉय करते, कराची वाले नहीं कर सकते। और फिर क्या जनाब, एक ही कहानी है हर बार की, एक ही कहानी है हर मौसम की। हर बार की तरह इस बार भी यही हुआ कि हादसात रिपोर्ट हुए, लोगों की जानें गई, लोगों की अमलाक तबाह हुई। कराची वालों का मुकद्दर लगता है कुछ यही बन गया है। बारिश से जिला बस्ती और गरबी डूब गए, लोग परेशान हो गए। कचरों से भरे नाले जवाब दे गए, लोग परेशान होकर रह गए। हैदरी से बोर्ड ऑफिस तक, KDH चौरंगी से लेके जियाउद्दीन हॉस्पिटल तक सारे के सारे रास्ते ऐसा लगता है सड़कें गायब, पानी चढ़कर आ गया, दरिया बन गया। शहरियों की कहानी उन्हीं की ज़बानी आपके सामने रखते हैं। कोशिश करेंगे कराची के शहरियों का अहवाल आपको बताएं। सिंध सरकार दावे कुछ करती है, काम कुछ करती है, परेशानी अच्छी खासी इसीलिए बढ़ती जा रही है। अगर कराची के शहरी देखें तो किसकी तरफ देखें? अगर कराची के शहरी अपने मसाइल का हल चाहें तो किसकी तरफ जाएं? शहरी इंतजामिया आती है, फिर उसके बाद में सूबाई हुकूमत आती है, लेकिन दोनों दिखाई नहीं देते। जब बारिश आती है फिर लोगों को तनकीद करनी पड़ती है। जो सियासत हो रही है सो हो रही है, लेकिन क्या लोगों की कोई सुनने वाला है? मैं ये काम किए देती हूँ, आपके सामने लोगों की राय रखती हूँ, लोगों के मसाइल रखती हूँ। बारिश जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। औरंगी टाउन में जो नाला है वो रवा दमा है, वहाँ कोई चौक नहीं हुआ। कराची के मखसूस इलाकों में बारिश हुई है और हाल देख सकते हैं कि नाला बदल चुका है और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। ये आप देख सकते हैं मदरसे में फंसे बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये अलखिदमत के वॉलंटियर्स हैं। नदी का हाल देखें आप, क्या हाल हो रहा है। चारों तरफ नदी नदी दे रही है। ना ही वो कोई रोड पे आ गया है पानी। झूठ बोल रहे, मेरे सामने लेकर आए उनको मैं खुद यहाँ से लेके जाऊंगी, घसीटती भी लेके जाऊंगी उनको यहाँ से वहाँ तक। 1-2 घंटे के बाद इन सारे इलाकों से पानी निकल जाएगा। हमें 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हम कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। गाड़ी पूरी लबालब है पानी में और डूबी भी है। पानी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है पानी। अब आपको ना जीरा दुबल कर रखा है, बहाल कर दिया अब आपका हुकूमत। ये देखें क्या हशर हुआ है। ये मॉनसून का तीसरा स्पेल था और इस तीसरे स्पेल ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई औरंगी टाउन में। यहाँ पर एक मदरसा, वहां पर बच्चियां पानी में फंस गईं। रोती बिलखती बच्चियां, इनको बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला गया, इनको रेस्क्यू किया गया। अर्बन फ्लडिंग ने गुलफामाबाद और अलीगढ़ कॉलोनी को भी डबो दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। औरंगी टाउन गुलफामाबाद बारिश के पानी में डूब गया। नूरानी मस्जिद में वक़्त में मौजूद है। ये जो नाला है ये अर्ध दराज से इसकी सफाई नहीं हो सकती है। मदरसे के बच्चों की जान पर बनाई, मगर वजीर बल्दियात की आंखों में शायद पट्टी पड़ चुकी थी। मदरसे में फंसे बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये आप देखें मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जिनको रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है।
नाले साफ न होने की वजह से अर्बन फ्लडिंग ने औरंगी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अलीगढ़ पानी का गढ़ बन गया। कराची के मखसूस इलाकों बारिश हुई है और हाल देख सकते हैं नाला बदल चुका है। ये कोहिस्तान नहीं बल्कि मेट्रोपॉलिटन शहर का इलाका गुलफामाबाद है, जहां तेज रफ्तार रैले ने कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने की सरतोड़ कोशिशें करते रहे, मगर सब बेसूद। मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग ने लियाकताबाद को भी डुबो दिया। इलाका शहर के दीगर हिस्सों से कटकर रह गया। यही नहीं, दाऊ ओझा कैंपस में इलेक्ट्रिक बोर्ड से निकलने वाला बारिश का पानी हुक्मरानों की नाअहली की गवाही दे रहा था। पानी देख कहां से निकल रहा है। पाक कॉलोनी में नाले के पानी ने घरों का रुख किया तो लोगों की जान पर बनाई। लाखों मालियत का सामान भी खराब हो गया। बादल तो बरसकर चले गए, मगर इंतजामिया की लापरवाही का खमियाजा आवाम को मजीद कई दिन भुगतना पड़ेगा। बड़े बड़े पहाड़ कट जाते हैं सारे के सारे इन मामलात में जनाब, कि किस तरह से नालायकी और नाअहली दिखाई जा रही है। क्या ये पहाड़ जैसे मसाइल हैं? क्या ये इतने बड़े मसाइल हैं कि इनको सॉल्व ना किया जा सके? हम इसी सिलसिले में अब बात कर लेते हैं। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मुस्तफ़ा कमाल साहब? ये अजब सा खेल हम कराची में देखते हैं कि ऐसा लगता है अब कराची को बनाने वाला कोई बचा नहीं। मेयर साहब इख्तियारात नहीं है, ये शिकवा करते हैं। मौजूदा हालात में आप कराची के मेयर होते तो अवाम के मसाइल कैसे हल होते? ये आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप उन लोगों में शामिल हैं कि जिनको कहा जाता है कि इन्होंने कराची को बनाया, इन्होंने कराची के लिए बहुत कुछ किया। सर, आप क्या करते हैं कराची के शहरियों को बचाने के लिए, मसाइल उनके सामने से हटाने के लिए? बारिशों से पहले आप नाले की डिसिल्टिंग करते हैं। हम ग्रैब क्रेने लगाकर उस मिट्टी को निकालते हैं ताकि जब पानी की कैपेसिटी बने, उसकी जगह बने। तो ये काम बारिशों से बहुत पहले होता है। पूरे शहर के नाले साफ होते हैं मेरे ज़माने, और इसके लिए स्टाफ मौजूद है। इसके लिए आज तक मैंने अपने पास से किसी से फंड नहीं मांगा था और ना इसकी जरूरत, इसलिए कि आपके पास ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट मौजूद है, आपके पास ऑलरेडी नालों की सफाई का स्टाफ मौजूद है, आपके पास ऑलरेडी मशीनें मौजूद हैं, ट्रक्स मौजूद हैं। आप करोड़ों रुपए की उसकी तनख्वाहें जाती हैं, तो उसकी सफाई होती 4 महीने पहले से तैयारी होती। फिर जब बारिशें हो रही होती तो हमें पता होता था कि कौन सा स्पॉट है कि जहां पर ये फ्लड होगा या कैचमेंट एरिया बनता है, वहां पर फिर हम इमरजेंसी ड्यूटी लगाते थे। वहां पर लोग, स्टाफ डिप्यूट होता था राउंड द क्लॉक, वहां पर जनरेटर्स लगाते थे, वहां पर मोटरें लगाते थे, और फिर उसके बाद फिर मैं शहर में रात भर घूम रहा होता था। इसलिए कि अगर स्टाफ को, आपके लोगों को ये पता हो कि हमारा साहब तो घर पे आराम कर रहा है और हम रात में यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं घर वालों को छोड़कर, तो वो डीमोटिवेट होते। तो इसलिए मेरे साथ काम करने वालों को ये पता होता था कि अगर हम अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बिस्तर को छोड़कर रात में शहर के लिए ड्यूटी दे रहे हैं, तो हमारा मेयर, हमारा बॉस भी अपने घर वालों को छोड़कर शहर में हमारे साथ जाग रहा है। यू हैव टू लीड बाय योर एग्जाम्पल। मैं अपने किरदार से, अपनी एग्जाम्पल से, अपनी लीडरशिप से, मैं लोगों से ये काम, अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम करवाया है। तो मैं होता या मेरे पास आज ये हो, तो आज भी इन्हीं वसाइल और इन्हीं जो है वो जिम्मेदारियों में ये शहर मेंटेन हो सकता है। हाँ, इस इख्तियार वसाइल में आप नए शायद ब्रिजेस नहीं बना सकते, आज के दौर में नए फ्लाईओवर्स नहीं बना सकते, नए अंडरपासेस नहीं बना सकते, लेकिन नालों की सफाई आप आज भी इन इख्तियारात में कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। गलियों की सफाई कर सकते हैं, आप सड़कों की सफाई कर सकते हैं, आप कचरा उठा सकते हैं। जो ये कह रहा है कि हम ये कुछ नहीं कर सकते, वो बदकार है, वो करप्ट है, वो नाअहल है, और उस अपनी सारी नाअहली और करप्शन और अपने किरदार का मलबा इख्तियारात के ना हो रहे हैं कि रोने पे रोकर वो कौम से झूठ बोल रहे हैं, लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं और अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने कहा इन्हीं वसाइल में आप ये तमाम काम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमने ये सवाल उठाया तो हमें ये मालूम हुआ कि अगर कचरा उठाना किसी एक की जिम्मेदारी है तो उसको ठिकाने लगाना दूसरे की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर इख्तलाफ हो जाता है। अब मुझे सर ये बता दें, इन्हीं हालात को देखते हुए यही बल्दियाती इदारे अपनी कारकर्दगी बेहतर बना कैसे सकते हैं कि और इन्हें फंड्स भी ना मिलें,
वही इनके पास स्टाफ, वही इनके पास मशीनरी, मसाइल भी वही। बेहतर कैसे कर सकते हैं काम? मौजूदा बल्दियाती इदारों को तौबा करने का मशवरा दूंगा कि गिड़गिड़ाओ और तौबा करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो और तौबा करो, और कोई मशवरा नहीं। काम तुम कर नहीं सकते, चला गया काम, टाइम सारा ख़त्म हो गया, तौबा करो। बीमारियां फूटेंगी तुम्हारे अंदर, अल्लाह ना करे तुम्हारे पता नहीं लेफ्ट राइट वालों को बीमारियां फूटेंगी। सैकड़ों बच्चे मर गए हैं तुम्हारी बदआमालियों की वजह से, सैकड़ों इंसानों की बददुआएं ले रहे हो, मर जाओगे। ये दुनिया बहुत ख़त्म होने वाली दुनिया है, अब भी वक्त है, सांसें चल रही हैं, तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, ताकि मरने से पहले ये दुनिया तो जो ख़राब हुई है, आगे की दुनिया जो है वो ना ख़त्म होने वाली, क़ब्र और हशर की दुनिया जो है वो ठीक हो जाए। तो एक ही मशवरा है मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदों को कि लोगों की बद्दुआएं ली हैं, आज भी तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, रुजू करें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, लोग अपने मसाइल के लिए, अवाम अपने मसाइल के हल के लिए शहरी इंतज़ामिया की तरफ देखते हैं, सूबाई हुकूमतों की तरफ देखते हैं, सियासी इकाइयों की तरफ देखते हैं। आप हमें बताएंगे पाक सरजमीन पार्टी कराची के शहरियों की मदद के लिए क्या कर रही है? पाक सरजमीन पार्टी कराची वालों की मदद के लिए आवाज़ बनी हुई है, उम्मीद की किरण है, एक ऑप्शन है जो हमने अपने आप को तैयार रखा है किरदार के लिए। पाक सरजमीन पार्टी खुद से जाकर कचरा नहीं साफ कर सकती, इसलिए कि आज तो एक काउंसलर भी हमारे पास नहीं है। हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, आगाह कर सकते हैं। कराची वालों के लिए एज एन ऑप्शन अल्टरनेट तैयार खड़े हैं, कराची के लोग हमारे साथ हैं। एनीवे, मैं 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ उससे हम बहुत आगे जा चुके हैं, उसकी एक लंबी दास्तान है। उस वक्त भी कराची वालों ने हमारा साथ दिया, हमें वोट दिया, हमारे रिजल्ट चल गए बरतरी के टीवी के ऊपर, और फिर सब कुछ गायब हो गया और ये आज सारी कहानी है। बट वी हैव मूव्ड ऑन। आज 2018 नहीं 2020 है, सारे तजुर्बे कराची के हवाले से नाकाम हो गए। और अगर कराची वालों को कोई काम अच्छा हुआ याद है तो वो मुस्तफ़ा कमाल के ही दौर का काम याद है, मुस्तफ़ा कमाल का ही काम याद है। ये शहर बीमार हो गया है, इसके अच्छे डॉक्टर हम हैं, इन्होंने MQM से इलाज कराया, बीमार हो गए। पीपल्स पार्टी उसका इलाज करती नहीं है, PTI तो ने तो उसको ICU में डाल दिया है। हम इस शहर को इस तमाम परेशानियों से, इस तमाम मुसीबतों से अल्लाह ताला ने हमें वो विजन दिया है, हमें वो हिम्मत दी है, हमें वो काम सिखाए हैं। अल्लाह ताला की मदद से हम इस कराची की मुसीबतों को ख़त्म करने की आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत रखते हैं। ठीक है, शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब, चेयरमैन PSP साथ मौजूद थे। अब आपने कहा कि आपके पास ये अहलियत भी है, काम कर सकते हैं, और ऑल्टरनेट की बात आपने की है। लेकिन मेरा ख्याल है किरण के इस वक्त हम में से कोई भी ऑल्टरनेट की बात नहीं करता, हम कहते हैं कि मिलकर काम करें, क्योंकि आप सबको काम करना चाहिए, चाहे आपको मैंडेट है या नहीं है। ऐसा सियासी तौर पे माहौल हमा वक्त होना चाहिए कि जिस वक्त आप मशवरा देने की पोजीशन में हो और फिर उसके बाद में आप फॉलो अप लेने की पोजीशन में हो। बातचीत करते रहिए और सिर्फ बातें ना कीजिए, काम कीजिए। वापस मुझे शुएब के पॉइंट के ऊपर आना पड़ा और वापस हमें कराची के मसाइल के ऊपर ही जाना पड़ेगा। और कराची की हम बात करें जनाब, यहाँ पर ज्यादा बारिश हुई, ज्यादा पानी आया, लेकिन इस बार साथ पत्थर भी आया। ये हम बात करें कटी पहाड़ी की। पहाड़ से छोटे बड़े पत्थर गिरते रहे और कई लोग बाल बाल बचे। वहाँ की क्या है सूरत हाल, आपको दिखाते हैं। ये गिरती जा रही है पहाड़ी, कोई पुरसानियाल नहीं है इसका। मौत सर पर आ गई मगर नहीं आई तो इंतजामिया। कराची के इलाके कटी पहाड़ी की गुजरगाह पुलसरात बन गई। मूसलाधार बारिश ने पहाड़ी को भी ऐसी धार लगाई कि पहाड़ से छोटे बड़े पत्थर गिरने लगे। कई लोग मरते मरते भी बचे। ये बार बार गिर रही है, बहुत से लोगों की जानें बची हैं, 2-3-4 गाड़ियां खराब हुई हैं। ऊपर से पत्थर लग के आ रहे हैं। ये सामने देख रहे हो, ये पूरे पत्थर, बहुत बड़ा खतरा है जान का। 1 घंटे से ज्यादा की बारिश ने पहाड़ को भी मोम कर दिया। पत्थर गिरने से कटी पहाड़ी का एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। सड़क पर दलदल जैसा मंजर था। लोग अपनी मदद आप के तहत गाड़ियां घसीटते रहे, मगर महकमा बल्दिया या शहरी इंतजामिया की तरफ से कोई मदद को न आया। तो ये सारे के सारे मसाइल तो हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारा क्या काम है। आप आगाह हैं इस बारे में। हम सवाल करते हैं, हम हक़ाइक़ सामने लाते हैं और उसमें हम कोई मुलम्माकारी नहीं करते, कोई होशियारी चालाकी नहीं करते, क्योंकि जो सियाना बनता है ना, उसके साथ में फिर होता भी यही है कि लोग उसको आईना दिखाने लगते हैं। कराची में तबाहकुन बारिशें हो रही हैं और समा इसकी कवरेज कर रहा है बड़ी ज़ोरदार अंदाज में। और ऐसे में अगर बात आए सेंसरकार की, उनकी अहलियत की, उनकी काबिलियत की, तो फिर क्या होता है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। फिर क्या होता है,
फिर घबराहट शुरू हो जाती है। सिंध सरकार ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए एक के बाद एक क्या कारनामे अंजाम दिए, जरा देखिए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी समा टीवी के नाम से झूठी वीडियोस इन्होंने शेयर की और फिर उस सब के बाद में क्या हुआ, सारा किस्सा क्या बना, असल नकल दोनों आपके सामने रखते हैं। सईद गनी पीपल्स पार्टी के ये जियाले कहने को तो वजीर तालीम हैं, मगर इन दिनों ट्विटर पर झूठ की तालीम दे रहे हैं। न बारिश से पहले, न बारिश के दौरान और न बारिश के बाद सिंध सरकार ने कराची को डूबने से बचाने के लिए कोई इंतजाम ना किया, मगर जब शहर की तबाही की समा पर जोरदार कवरेज देखी तो जियाली सरकार इतना घबरा गई कि अपनी नाअहली छुपाने के लिए एक और जुर्म कर दिया। सईद गनी ने शाम 4 बजे की समा हेडलाइंस को एडिट करके अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया, मगर जो फुटेज समा के नाम से शेयर की वो समा की असल हेडलाइंस में मौजूद ही नहीं। देखिए, सईद गनी की जानिब से ट्वीट की जाने वाली फुटेज में 2 ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, जबकि समा की ऑन एयर फुटेज में मंजर बिल्कुल अलग है। सईद गनी साहब एडिट करने से पहले खबर और फुटेज में कोई तालमेल ही कर लेते। खबर दुकानों में पानी जमा होने की और फुटेज लगा दी सड़क पर गाड़ियां डूबने की। देखिए, एडिटेड फुटेज में सफेद और सुरमई गाड़ी सड़क पर डूबी हुई नजर आ रही है, जबकि समा पर खबर के मुताबिक दुकानों में पानी जमा होने की फुटेज नशर है। देखिए, सईद गनी की शेयर की गई पोस्ट में स्क्रीन के निचले हिस्से को एडिट करके ब्लर कर दिया गया है, जबकि समा की असल हेडलाइंस में कोई ब्लर मौजूद नहीं। सईद गनी की पोस्ट का मवाजना समा की वेबसाइट या यूट्यूब पर मौजूद 4 बजे की हेडलाइन से नाजरीन खुद भी कर सकते हैं। बिलावल साहब को भी अपने जियाले वजीर पर इतना भरोसा था कि सच जाने बगैर झूठ को रिट्वीट कर दिया, मगर झूठ फैलाने के संगीन जुर्म पर क्या सईद गनी अवाम और समा से मुआफी मांगेंगे? सियासी जमातों ने सईद गनी की समा पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची वालों से बदला ले रही है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत न कचरा उठा सकती है और ना ही अवाम को पानी की सहूलत दे सकती है। वजीर तालीम के अपने हल्के में सरकारी स्कूल ज़बूहाली का शिकार हैं। ख्वाजा इजहार ने इससे मुताल्लिक कहा कि मीडिया हुक्मरानों की कसीदा गोई के लिए नहीं बैठा। सूबाई वजीर की समा टीवी पर तनकीद नामुनासिब है। आईना उनको दिखाया तो सरकार बुरा मान गए। कराची के मसाइल हल करने के बजाय सईद गनी ने समा के खिलाफ सोशल मीडिया पर महाज गरम कर दिया। साईं सरकार की मैं ना मानूं की रिट पर वफाकी वजीर अली जैदी बरस पड़े। कहा पीपी ने सूबे में 12 बरस की हुक्मरानी के दौरान शहर कायद को मसाइलिस्तान बना दिया है। ज्यादा बारिश हुई नहीं लेकिन पानी ज्यादा आ गया। पीपल्स पार्टी कराची से और कराची वालों से खुले आम बदला ले रही। वजीर तालीम है, आप सिर्फ जाएं PS 104 के स्कूलों की जरा हालत देखिए। ये कचरा नहीं उठा सकते, पानी नहीं दे सकते। ख्वाजा इजहार ने कहा हुकूमतों की कारकर्दगी पर तनकीद मीडिया का हक है। जबरदस्ती अपने हक में किसी से कसीदे नहीं पढ़वाए जा सकते। ये लाखों करोड़ों अवाम आपके चैनल्स के जरिए अपनी तर्जुमानी महसूस करते हैं और आपका हक है। आप हमें आड़े हाथों लें, आप सूबाई हुकूमत को लें, आप विफाक को लें। और सईद गनी साहब ने जिस तरीके से जिसने भी इनको ये वीडियो बना के दिए, इनके मीडिया सेल ने मेरा ख्याल है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ख्वाजा इजहार ने कहा कि दूसरों पर इल्जाम तराशी से हकीकी मसाइल से नजरें चुराई नहीं जा सकती। सूबाई हुकूमत को कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। कराची में बारिश से मुतालिक हम मजीद बात करेंगे क्योंकि बारिश आई और उसके बाद हमने देखा कि कराची में मसाइल आए। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची हमें ज्वाइन करें, उनको हम वेलकम करते हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कराची के मसाइल से मुतालिक, क्योंकि पहली दफ़ा तो ऐसा हुआ नहीं। जब भी मौसम गर्मा आता है और ऐसे में हम देखते हैं कि कराची वाले बूंद बूंद को तरस जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो शहर पानी में डूब जाता है।
इन हालात को बेहतर नहीं किया जा रहा, जिम्मेदार कौन है? देखें, जब बारिश आती है तो पानी आता है, ये तो फ़लसफ़ा है हमारे बिलावल साहब का, और इस फ़लसफ़े की बुनियाद के ऊपर पानी तो आता है लेकिन उसकी निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं होता है, और बदतरीन सूरत हाल में जो है वो कराची के शहरी मुब्तला हो जाते हैं। ये पानी और बारिश का जो मसला है वो अकेला नहीं है, बल्कि उस पूरे कंडक्ट का मसला है कि जो इस वक्त हमारी ये तीनों पार्टियाँ कर रही हैं, जिसमें MQM शामिल है जिसके पास बल्दिया है, और जो वफाक में इत्तेहादी भी हैं PTI के, जिसमें पीपल्स पार्टी है कि जो पूरी तरह से सिंध हुकूमत है और कराची के बेशतर इदारों के ऊपर उसने कब्जा कर रखा है सूबाई हुकूमत ने, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर उसने नहीं की हुई। तीसरी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है जो कराची को अपना हिस्सा शायद समझते ही नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई फिक्र भी नहीं करते, और उनके जितने लोगों को भी मैंडेट मिल गया या दे दिया गया उसके बाद से अब उनका कोई रोल नहीं है कराची के मसाइल हल करने के लिए। ये जो बारिश का मसला है वो ये है कि कराची में बहुत सारे नालों का ड्रेनेज का एक सिस्टम है जो पुराना चला आ रहा है, और वो सिस्टम अगर फंक्शन करे और उसके ऊपर तजावुज़ात ना हो और उसमें कचरा न डाला जाए और उसमें सीवरेज का पानी न डाला जाए तो कराची में बारिश जितनी भी हो जाए पानी ड्रेन आउट होता चला जाएगा और उसके नतीजे में सहूलत पैदा हो जाएगी। लेकिन होता ये है कि इन नालों के अंदर कचरा फंस जाता है। अब इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? बराह रास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बल्दिया की है, इसलिए कि ये नाले सारे के सारे DMCs के तहत आते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तहत हैं। MQM के पास 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, और MQM ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कल मसला पैदा हुआ है ये तो बदतरीन मसला है, और इन नॉर्थ नवाबाद और इन सब जगहों पर ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में MQM की 51 में से 50 नशिस्तें इन्होंने जीती हुई हैं। इनके पास खुद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का 4 से 5-6 अरब रुपये 6 अरब रुपये तक का बजट है, और फिर वसीम अख्तर साहब जो मेयर हैं तो 26 अरब रुपये का तो बल्दिया का बजट भी है। तो जो इख्तियार उनके पास नहीं है हम उनसे सवाल नहीं कर रहे, लेकिन नालों की सफाई का इख्तियार भी उनके पास है, पैसे भी उनके पास है, और मजीद फंड्स पिछले साल भी दिए गए थे और इस साल भी उनको पैसे दिए गए। उन्होंने तो खुद वजीर बल्दियात के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 1 अरब रुपये आ गए, अब हम सफाई कर देंगे, तो 20 दिन के अंदर तो उन्होंने कोई सफाई नहीं की है। तो अब ये जो नालों के ऊपर अगर कचरा लोग डालते हैं तो कचरा जमा करना और चुनना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने तय किया है कि हम जो है किसी चाइना की कंपनी को उन्होंने नहीं दिया, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तहत कचरा उठाया जाता है, तो कचरा क्यों नहीं उठता, क्यों नालों के अंदर पड़ता है, क्यों सीवरेज का पानी जाता है? अमला मौजूद है, तनख्वाहें उनको जाती हैं, तो फिर ये सब लोग क्या करते हैं? क्या MQM ये कहकर जान छुड़ा सकती है कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है? हाफिज साहब, मतलब सब हमको मालूम है ना, हमारे पास में सारे के सारे मसाइल से आगाही मौजूद है, बावजूद इसके हर साल बारिश आएगी, हर साल यही मसाइल होंगे, और हम निशानदेही होने के बावजूद भी बर वक्त किसी हल की तरफ नहीं जा पाते। कितना बड़ा मसला है ये, और ये मसला है क्या? कराची का बहुत बड़ा बहरान और मसला ये है कि कराची में जिन पार्टियों की हुकूमत है, बल्दिया में, सूबे में और मरकज़ में, वो कराची को ऑन नहीं करती हैं, एक दूसरे पे ब्लेम गेम करती हैं, और जितना इख्तियार जिसके पास होता है वो उसमें से लूट मार करने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक के मसले को ले लीजिए आप, इसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने क्या किया? उन्होंने जो है वो चंद दिन एहतिजाज किया और इस एहतिजाज के नतीजे में के इलेक्ट्रिक को मज़ीद फ़ायदा पहुँचा दिया। कहाँ है असद उमर और कहाँ है इमरान इस्माइल? लेकिन इससे तो हम फिर ये बात समझ पाते हैं हाफिज साहब कि जब तक कराची में एक जमात नहीं होगी, वो चाहे MNAs हो, वो चाहे MPAs हो, वो चाहे बल्दियाती निज़ाम में हो, जब तक एक पार्टी के नहीं होंगे तब तक मसला हल होगा नहीं, तब तक ब्लेम गेम ही होगी। लेकिन मुझे बताएं सर, बिजली की बंदिश हो, अवाम परेशान है, पानी की किल्लत है, अवाम परेशान है, बारिश हुई वो पानी भी देख के जाता है, अच्छा ये किसी अवामी नुमाइंदे के घर तो नहीं है ना, अवामी नुमाइंदों के घर पानी नहीं जाता, अवाम के घरों में पानी जाता है। अभी मसला है, अवाम का मसला है। आपकी जमात हमने देखा हमेशा सड़कों पर निकली, एहतजाज किया, अवामी मसाइल को उजागर किया। अब क्या करेंगे, क्योंकि इस वक्त भी कराची में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं? देखें, मसला उजागर करने के लिए हम अपना कम से कम जो हमने काम किया है वो लोगों के सामने ला रहे हैं। हम इनको बता रहे हैं कि जब 1979 से 87 तक जमात इस्लामी के मेयर इस शहर में थे तो इस शहर के अंदर ये सब मसाइल नहीं थे, और आगे की मनसूबाबंदी भी हमने की थी, खुशहाली थी, और उस वक्त के हालात के मुताबिक बेहतरीन प्लानिंग भी थी और बेहतरीन डिलीवरी भी हमने की थी। फिर उसके बाद बदतरीन हालात से ये शहर 14 साल तक गुजरता रहा। 2001 में नेमतुल्लाह खान साहब आए तो उन्होंने 4 साल में कराची के बजट को 4 अरब से 42 अरब तक पहुंचाया और ईमानदारी से काम किया, और तमाम जगहों पर खिदमत की, पार्क बनाए, लाइटें लगाई, CC फ्लोरिंग की, प्रोजेक्ट्स किए, ओवरफ्लाई, अंडर पासिस,
इन सब चीज़ों को उन्होंने जो है वो काम किया और स्टेक होल्डर से पैसे लेकर आए। इख्तियार उन्होंने मुशर्रफ के ज़रिए से उसको पूरा 3-4 घंटे का विज़िट करवाया शहर का बारिश के बाद, और कहा कि ये सिविल एविएशन वाले हैं, ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी वाले हैं, ये DHA वाले हैं, इन लोगों का भी इस शहर के ऊपर ये हक फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो ये पैसे दें। और फिर 12 अरब रुपये उस वक्त मिले और 29 अरब रुपये का पूरा पैकेज लिया। इस तरह कराची में डेवलपमेंट हुई थी। लेकिन अब तो कोई ना इख्तियार जो है वह रोना रोता है, कुछ करता नहीं है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक हो या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट हो या बारिश के ये मसाइल हो, इसमें एक ही हल है, वो ये है कि अगर मैं जमात इस्लामी की तरफ से बात कहता हूँ कि हमने शहर की खिदमत की है, हम तो इस वक्त भी खिदमत कर रहे हैं, हम तो अब भी लोगों को रिलीफ, कोरोना का मसला आया तो हम शहर के अंदर मौजूद थे। पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ थी, कहाँ इन्होंने काम किया? इनसे पूछे ना कि इनकी पार्टियों ने कौन सा लोगों को रिलीफ का काम करवाया, कहाँ थे MNA, कहाँ थे MPA? सिर्फ हुकूमतों के ऊपर भी इन्होंने जो फंड्स आए बस वो खाएं। बेहद शुक्रिया हाफिज नईम, आप साथ मौजूद थे। आप ये हम बात कर रहे हैं कराची की, और जब हम बात करते हैं कराची के मसाइल के, ऐसे में हम देखते हैं ब्लेम गेम है। बल्दियाती नुमाइंदे कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हुकूमत कहती है हमने तो फंड्स दे दिए। ऐसे में अगर अवाम देखें और वह हुकूमत की तरफ ना देखें, वो नुमाइंदों की तरफ ना देखें, लेकिन उनका एतमाद हो रेंजर्स पर, उनका एतमाद हो उन इदारों पर जो हमेशा नज़र आते हैं काम करते हुए। गुज़श्ता रोज़ भी हमने ऐसी फुटेज सामने रखी थी और आज फिर हमें बात करनी पड़ी। ये इलाका है नाज़िमाबाद, यहाँ का एक स्कूल, यहाँ पर टीचर्स फंस गए थे क्योंकि यहाँ पर पानी आ गया था और बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। 20 ख़वातीन और 4 मर्द उस टीचर्स यहाँ पर फंस चुके थे और पानी में डूबने के खदशे के बायस वो छत पर चढ़ गए और ऐसे में वो इंतहाई परेशान थे। और फिर रेंजर्स यहाँ पर पहुँची और इन्होंने बर वक्त यहाँ पर इनको रेस्क्यू किया और इनको फिर घरों तक पहुँचाया। तो कहना चाहिए किरण, यहाँ पर व्हेन देयर इज़ अ विश एंड विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। एग्जैक्टली, ये इनका काम है कि ये मुझे और आपको उनसे बचाएं कि जो बुरी नीयत से इस शहर को देखते हैं, इस धरती को देखते हैं। इन्होंने कसम खाई है इस बात की कि ये मेरे और आपके मुहाफिज ऐसे बनेंगे कि ये अपनी जान की, अपने माल की, अपने प्यारों की परवाह नहीं करेंगे। ये ऐसा ही हर मौके पे करके दिखाते हैं और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। जब आप कहते हैं ना घुटनों घुटनों पानी खड़ा है, यहाँ घुटनों से बहुत ऊँचा पानी खड़ा है और फिर इसके बाद में कोई मदद को आ जाए तो फिर दिल से दुआ निकलती है और ये मनाजिर सालों याद रहते हैं। आपने मिसरा सुना होगा, जो दिल पे गुजरती है रकम करते हैं। अब चूंकि टेलीविज़न का दौर आ गया है, अब चूंकि सोशल मीडिया है, अब मनाजिर होते हैं, विजुअल्स होते हैं और उसको ब्रीफ किया जाता है। ऐसे ही होता है, सहाफ़ी इसी तरह से आजकल काम करते हैं, इस तरह भी काम करते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होता। हम जर्नलिस्ट हैं, हम कहीं जाएँ, कुछ देखें और उसको एक्सप्लेन करें, ये एक अलग बात है। और एक शहरी मुश्किल से गुजरे और उसको एक्सप्लेन करे कि आपको लगने लगे कि आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ कल महसूस हुआ। वो वाकया सारा क्या था, मैं आपको थोड़ा सा उसका एक हिस्सा दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये आबादी से गुजरने वाला नाला जो कि बखर चुका है और आप देखें चंद घंटों की बारिश हुई है। आज 27 तारीख बरोज़ पीर 2020 की ये बारिश है जो कि सिर्फ कराची के मखसूस इलाकों में बारिश हुई है और हाल देख सकते हैं कि नाला बखर चुका है और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। मैं काम से अपील करता हूँ कि कब ये गौर करेंगे, कब इंक्रीजमेंट का खात्मा होगा और कब ये नाले की सफाई होगी। 30 सालों से हम लोगों ने इनको वोट दिया है और 30 सालों का नतीजा आप देख सकते हैं कि आज पूरा इलाका डूबा हुआ है। ना यहाँ के MNA, ना यहाँ के MPA, ना यहाँ के काउंसलर, ना यहाँ के चेयरमैन, कोई किसी के लिए पूछने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपील करता हूँ कि यहाँ जायजा लें। ये देख सकते हैं, ये कोई नाला लाई नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, कोई दरिया सिंध नहीं है, ये आबादी के अंदर गुजरने वाला नाला है जो कि लोगों के लिए मौत का सामान। तो जैसे 5 Ws हम सबको याद है, जिसने जर्नलिज्म पढ़ रखी है, किताब पढ़ रखी है, किताबें पढ़ रखी हैं, तो हमें दिलचस्प इसमें यह भी लगा कि अपना मसला, उसको समझना, उसको बयान करना, जगह क्या है, दिन क्या है, मसला क्या है, ये सब कुछ इन्होंने बता दिया। मैं और शुएब तबसरा नहीं कर सकते, हम सिर्फ गम बयां कर सकते हैं, आपकी बात कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उसकी भी लिबर्टी ली। जाहिर है ये शहरी हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस इम्तिहान से गुजरने वाले इसी शहरी को बुलाते हैं और इन्हीं को इनवाइट करके तो इनसे बात भी करते हैं। सरफराज शेख आपका नाम है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अभी भी पानी इतने ही खड़ा है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ये है कि पानी उतर चुका है और रात भर हम लोगों ने मिलके अहले इलाका के साथ मिलकर इसकी सफाई का जो काम है वो हमने किया है
अब अल्लाह का शुक्र है रात गए तक काम करने के बाद अब सुकून से हम सो चुके हैं। लेकिन वो जो पानी इतना खड़ा हो गया, इतना पानी जमा हो गया, उसके बाद में जो मसाइल थे वो बहुत दिनों तक लोगों के साथ रहेंगे। ज़ाहिर है घर का सामान, किसी की मोटर बाइक बाहर खड़ी थी, किसी की गाड़ी बाहर खड़ी थी, ये सारा एक नया खर्चा है, ये महीने के हिसाब किताब से बिल्कुल अलग है। देखिए ये तो हमारे अब हर साल का ये मामला है ना। इस हद तक के मामला हो चुका है कि अगर कहीं बारिश की बूंदें बरसती हैं तो मेरी छोटी बेटी जो है अपनी गुड़िया को संभाल लेती है कहीं पानी में डूब ना जाए, क्योंकि बच्चे भी ट्रेन हो गए हैं कि उनको यकीन हो गया है कि हमारे ये जो बल्दियाती इदारों के लोग हैं कि नालों की सफाई नहीं करेंगे किसी सूरत में। नाला भरना है, हमेशा भरना है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मुस्तफा कमाल साहब ने जो बड़ी थी वो कहा कि उन्होंने बड़ा काम किया है और उनके दौर में, और ये नाला उन्हीं के दौर में बना। इससे कबल जो है कभी पानी नहीं आता था, तरक्की के नाम पे नाला बनाया गया। और मैं आपको हैरत की एक बात बताऊं कि जो नाला बना इसकी शुरुआत जो होती है वो 80 फीट से होती है, और जब नाला जब खत्म होता है तो वो उसकी टोटल चौड़ाई 12 फीट से आ जाती है। अब हुआ ये कि जिस वक्त नाला बना, जब उसका दायरा छोटा हुआ तो दायरे के तामीरात के पैसों में बचत हुई होगी। उसके एहसास के जितने मकानात थे वो बेच दिए गए। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इंक्रीजमेंट हुई, लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। और आपको तो ये सारा गरीब और मजदूर पेशा अफराद यहाँ पे रहते हैं। आप लोगों के घरों में जाएं, लोगों के फर्नीचर, अलमारियां, फ्रिज, इतना लाखों रुपए का नुकसान भी हर साल होता है। अब लोग किस हद तक, इस दफा तो मामला ये हुआ कि लोगों ने ब्लॉक के खड़े कर करके 3-3 फीट ऊंची अपनी दीवारें कर ली आगे से गेट बंद करके, लेकिन पानी का जो बहाव है वो फिर भी आया पानी। जी बिल्कुल फिर भी आया। और ये मुझे बताइएगा, अगर इस नाले की सफाई होती रहती तो ये कम से कम इतना बिगाड़ नहीं आता। कंस्ट्रक्शन हो गई, आसपास के जमीन, छोटे छोटे प्लॉट्स बिक गए, वो सब कुछ एक तरफ, लेकिन थोड़ी सफाई होती तो बेहतर रहता। देखिए सफाई होती तो कुछ बेहतरी आती, बिल्कुल आती, लेकिन नाले का जो टैल जो 80 फीट से शुरू होकर चंद 12 इंच के पाइपों पे मुहित हो जाए तो ये कहाँ से पानी जाएगा। दूसरी बात ये कि आपने सफाई की बात की, पूरा साल सफाई नहीं होती और बारिश से एक हफ्ते पहले फंड रिलीज होता है, क्योंकि 80% जो कचरा है वो नाले के जरिए बह जाता है। उनको बिल्डोजर के और डंपर के खर्चात नहीं करने पड़ते। कई दफा हमने हुक्काम बाला से अपील की है, टाउन में जाके, यूसी में जाके ये सफाई करवाएं। गुज़िश्ता बारिशों के अंदर जो कीचड़ आया था वो कीचड़ जो है वो 15 दिन तक पड़ा रहा। बिलासपुर इलाके मकीनों ने अपने हाथ पांव काले करके छुट्टियां करके 3 दिन की मेहनत के बाद वो कचरे को समेट के बाहर फेंका है। तो इसके बाद भी जो है कोई सुनवाई नहीं होती, ये हमेशा का मामला है। अब चूंकि देखिए नया दिन का प्लेटफॉर्म आपके पास है, देखिए इस वक्त आपकी बात आपको देखा जा रहा है, आपकी बात सुनी जा रही है। आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो महीनों, हफ्तों, सालों थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं, एक फ्रिज खरीदते हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं, सोफा सेट खरीदते हैं, और फिर उसके बाद में एक बारिश आती है और वो फिर दोबारा से उसी सब के लिए दौड़ भाग शुरू हो जाती है। एक तो ये मसला, दूसरे ये कि इस इलाके को अब कौन ठीक करेगा? क्या ऐसी बारिश होती रहेगी, लोग ऐसे ही परेशान रहते रहेंगे? प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप बात कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए इसका एक हल मौजूद है। 2012 के अंदर एक नाला अप्रूव हुआ जो कि ये तय हुआ कि इसको आबादी से निकाल कर मेन रोड, क्योंकि हमारे सड़क साथ मौजूद है, 100 फीट की सड़क मौजूद है, उससे गुजारा जाएगा। इसके ऊपर कोई 10 से 20% काम शुरू हो गया, लेकिन वो पता नहीं किसकी नजर आ गया, उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। 10-8 साल तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। 8 साल बाद उस प्रोजेक्ट को खत्म करके रोड की तामीर शुरू कर दी गई। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये एक अप्रूव शुदा प्लान जिसका बजट मंजूर है, उससे काम शुरू हो गया, वो क्यों नहीं होता? अगर मैं फिर आपके तरफ से अपील करता हूँ कि अगर ये वाला मामला, नाले का मामला आबादी से निकल के रोड से हो जाए, तो मामला हल हो जाए, तो बहुत बड़ा मामला हल हो सकता है। और इसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ये अप्रूव प्लान है। अप्रूव प्लान है, सिर्फ एग्जीक्यूट होना है। अब एग्जीक्यूट किसने करना है ये तो ज़ाहिर हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे नाजरीन को, यहाँ का बल्दियाती नुमाइंदा कौन है, यहाँ का MPA कौन है, यहाँ का MNA कौन है, वोट किसको मिला था? देखिए यहाँ पे जो हमेशा से MNA MPA रहे हैं, MKMK रहे हैं, इस दफा मैं खुशकिस्मती समझूं या बदकिस्मती समझूं कि इस दफा PTI यहाँ से जीती है। और मैं आपको बड़ा अफसोस के बाद बता सकूं कि PTI के जो MP है उसकी कल तस्वीरें आ रही है, केक काटते हुए, उनकी अपनी भी सालगिरह थी। मैं सालगिरह की मुबारकबाद भी देता हूँ, लेकिन सालगिरह मनाने के बाद भी आप कम से कम अपने इलाके का रुख कर सकते हैं। कोई नजर आया वैसे? ये तो आपने कहा कि अच्छा
कोई नजर नहीं आया। एक जो चेयरमैन साहब हैं यहाँ के, शाहिद अंजुम साहब, वो एमसीएम के चेयरमैन हैं, वो वक्तन फवक्तन ये आते रहे हैं, वो बेचारे अपने तौर पे कोशिश कर रही है, लेकिन उनके इख्तियारात में कुछ नहीं है, ना मशीनरी उनके पास आ सकते हैं, ना डंपर आ सकते हैं। हमारे लेकिन एमक्यूएम के मेयर साहब हैं, फिर भी इनको मसला है। तो मेयर साहब तो खुद बाइख्तियार नहीं है ना, उनका बाइख्तियार इतना है कि वो जाके अपने दफ्तर में शायद बैठ सकें, क्योंकि कहीं इख्तियार नजर नहीं आता। पूरा कराची डूब चुका है और उसके बावजूद आप कहें कि आपने पानी निकाल दिया, कितना पानी निकला है। मैं आपका ये जुमला जैसे आपने अदा किया ना, ठीक वैसे ही मेयर साहब के पास ले जाऊंगी कि भाई आपके पास तो इतना इख्तियार नहीं है कि आप ढंग से जाके अपने ऑफिस में बैठ सके। ये कराची का शहरी कहता है। मैं ये और सिर्फ यही नहीं, मैं शोएब और टीम नया दिन, ये जितने आपने प्रोजेक्ट जो एक दो हमें गिनवाए हैं, इसके बारे में भी हम फॉलो अप लेते रहेंगे। सारे का सारा मामला हम इसे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, समा अपना काम करता रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ थे, बात कर रहे थे, तो बात शुरू हुई थी जनाब मौसम से और बात आकर रुकी थी बिगाड़ पर, लेकिन फिर भी हम जाएंगे दोबारा से एक बार फिर से मौसम पर जाना इसलिए जरूरी है कि आज भी सुबह कई इलाकों में बारिश हुई है और मूसलाधार बारिश हुई है। वैसे कल भी कराची के कुछ इलाकों में बारिश हुई थी और वो कुछ इलाकों की जो बारिश थी वो पूरा दिन हेडलाइंस बनी इसलिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ, खड़ा हो गया, क्योंकि निकासी का सिस्टम हमारा है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता नाके से है ही नहीं, होता तो पानी खड़ा ना होता। ऐसे में अगर ये कह दिया जाए कि बस 2 घंटे में पानी चला जाएगा, तो ये जो जुमला है ना, ये बड़ा बिजली बनकर गिरता है, क्योंकि बस 2 घंटे में आपकी जमा पूंजी सारी लुट जाती है। एनीवेज, 2 घंटे गुजर गए, चला गया। तो अब जो उसके बाद डैमेज हुआ, चलिए ठीक है, फिर उसको देख लीजिए। नहीं देखेंगे ना वहाँ क्यों बेख्तियार हैं? वहां पर भी कह देंगे कि हम देख लेंगे, हम चले जाएंगे, हम विजिट कर लेंगे। विजिट से मामला बढ़ता आगे नहीं है। एनीवेज, आज मौसम कैसा है, क्योंकि सुबह कई इलाकों में बारिश हुई, कि आज भी मूसलाधार बारिश होगी और पानी खड़ा होगा। हमें ज्वाइन किया है हाईवेज पर कैसा मौसम रहेगा आज और कल। कोई अगर प्लान करे कहीं जाने का तो उसके लिए मौसम ये ट्रैवलिंग का है या नहीं। जवाद मेमन ने हमें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग जवाद भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद भाई, आज भी सुबह कुछ इलाकों में बारिश हुई है और तेज बारिश हुई है, अभी और होगी आज या नहीं? शोएब देखें, आज भी कुछ इलाकों में चांसेस हैं। तेज जो सीवियर रेन थी, जिस तरह कल हमने देखी और परसों हमने देखी, उसके चांसेस जो हैं वो काफी हद तक अब कम हो गए। लेकिन क्योंकि सिस्टम की सर्कुलेशन अभी भी सिंध की तरफ मौजूद है, मानसून ट्रफ जो है वो एक्टिव है, और अब आपने देखा होगा कि कल रात से जो है वो समंदरी बादल और सी ब्रीज भी काफी हद तक जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई है। तो उसके इंटरेक्शन की वजह से जो साउदर्न एरियाज है, जैसे डिफेंस, क्लिफ्टन, कोरंगी, लांडी, इन एरियाज में जो है वो सुबह से हल्की से दरमियानी बारिश हो रही है। इनफैक्ट इस वक्त भी क्लिफ्टन के एरिया में जो है वो हल्की बारिश जारी है, और ये थ्रू आउट द डे जो है वो अक्सर इलाकों में इस तरीके से होता रहेगा। लेकिन ऐसे कोई तेज बारिश का जो है आपको इम्कान ऐसे नजर नहीं आ रहा। ओके, तो बात कराची की होगी, लेकिन कोई अपनों में ईद मनाने के लिए कराची से अगर बाहर जा रहा है और बहुत दूर नहीं, आसपास अंदरून सिंध कहीं जा रहा हो, तो उसके लिए ये मौसम इजाजत दे रहा है कि ट्रैवल कर लो? बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं आप, क्योंकि आज मैक्सिमम जो है आज शाम या रात तक जो है ये सिस्टम तकरीबन बिल्कुल तो ऑफ हो जाएगा। ओके, तो अगले 1-2 दिन, 3-4 दिन ऐसे रहेंगे कि ये ज्यादातर ड्राई रहेगा मौसम। ईद के हवाले से जिस तरह हमने बताया था कि कराची और उसके नियर बाय एरिया में पासिंग शावर्स हो सकते हैं, तो इसी तरीके का कुछ मौसम जो है वो अंदरून सिंध भी रहेगा, लेकिन ज्यादातर अब ड्राई ही रहेगा। ठीक, जवाब भी बेहद शुक्रिया। मौसम से मुतालिक आप हमसे बात कर रहे थे। आज कराची का सुहाना है और रहेगा। तेज बारिश बहरहाल कह रहे हैं कि नहीं होगी। एनीवेज, तेज बारिश तो हम अफोर्ड कर भी नहीं सकते। आपको पता है, ये जब मैं मौजू बदलना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? ब्रेक लेते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपके घर पर बैठे बैठे सिर्फ राशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं आते, पूरा का पूरा अस्पताल आ जाता है। कैसे? ये वर्चुअल अस्पताल की बात आप करना चाह रहे? चलिए ब्रेक के बाद डिटेल से करते हैं इस पर बात। वाओ, ये हाजिर हैं ब्रेक के बाद। जरा दुनिया भर का अहवाल भी आपके सामने रखते हैं थोड़ा क्विकली। चीन में साइकिल रेस, बड़ा दिलचस्प मुकाबला था, बड़ा दिलचस्प इवेंट था। इसमें माहिर साइकिलिस्ट आए, तवील रास्ते पर अपनी साइकिल चलाते हुए और फिर दौड़ भी लगाई, खूब मतलब अच्छा इवेंट था भाई। क्या बात है जी, जबरदस्त। चीन का ये मंजर है जो आपके सामने हम रखे हैं। मुनक्किद यहाँ पर रेस और 194 साइकिलिस्ट इस रेस में शामिल थे।
41 टीम्स थी बेसिकली, ज़रा हर टीम में ग्रुप्स थे साइकिलिस्ट के, और साइकिल सवारों ने 91 किलोमीटर के तवील ट्रैक को अबूर करते हुए ना सिर्फ शानदार अंदाज में रेस लगाई बल्कि अपनी माहिराना सलाहियतों का अमली मुजाहरा करते हुए एक दूसरे पर सबकत लेने की भी पूरी कोशिश की। मुकाबला इसके बगैर तो होता नहीं ना, बात बनती नहीं। भारत यहाँ पर एक टेक्सटाइल शोरूम पर सारिफीन को सैनिटाइजर्स फराहम करने के लिए बड़ा अनोखा तरीका इख्तियार किया गया है और ये अनोखा तरीका अब वायरल भी हो रहा है। एक वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है, आप भी देख सकते हैं कि टेक्सटाइल शोरूम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खुदकार मुजस्सिमों को साड़ी पहनाकर सारिफीन को सैनिटाइजर्स फराहम करने के लिए नस्ब किया गया है। मतलब एक साड़ी में आपके पास में ना रोबोट नुमा सा आएगा और सैनिटाइजर आपको यूं करके पेश करेगा। रेड साड़ी है ये, दुनिया भर में साड़ी तो मकबूल है, लेकिन लाल साड़ी क्या बात है इसकी। तो ये खुदकार मुजस्सिमा टेक्सटाइल शोरूम में आने वाले लोगों को सैनिटाइजर्स देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर इंडियंस किसी के घर में जाएं और फिर उसके बाद में वो थाली पेश करें या उस तरह का उनका कस्टम, ये उससे बड़ा क्लोज दिखाई देता है। देखिए वैसे भी सैनिटाइजर वाली बाजी आएंगी ना, अगर पास आपको कहेंगे सैनिटाइजर लो तो आपको लेना तो सैनिटाइजर वाली सारी वाली बाजी। एग्जैक्टली। चलिए जी बढ़ते आगे। सैनिटाइजर के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है मास्क, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल आपने करना है लाजमी। ये सोचे बगैर कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस अब दम तोड़ रहा है, केस अगर कम रह भी गए हैं तो वो इसलिए कि हम एहतियात करते हैं। लेकिन एनीवेज खबर मेरे पास है मास्क से मुताल्लिक, और वो खबर यह है कि मास्क हो तो ऐसा यानी कुछ डिफरेंट सा मास्क है जनाब। दिखा भी देते हैं आपको। सोशल मीडिया पर आजकल एक खातून का मास्क बहुत वायरल हो रहा है, बहुत डिस्कशन इस पर की जा रही है। बेबी वाइप्स के जो खाली पैकेट्स हैं उनसे ये मास्क तैयार किया गया, और बेबी वाइप्स के पैकेट का वो हिस्सा जहां से वाइप्स निकालने के बाद उसे वापस बंद कर दिया जाता है, इस्तेमाल करते हुए मास्क तैयार किया गया जिसको पहनने के बाद वो बआसानी खा पी भी सकती हैं। बट द क्वेश्चन इज के खिड़की खोल के आप खा तो रहे हैं लेकिन वायरस भी साथ जा सकता है। इस मास्क का फिर फायदा क्या है? वायरल हो गया, मशहूर हो गया, ठीक है मकासद पूरे ऐसे भी देख सकते हैं। वैसे भी आजकल ऐसे होता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं वहाँ पे मैंडेटरी है कि आपने मास्क पहनना है, तो और अगर आप खातून है, मर्दों के पास ये ऑप्शन होती नहीं है। मास्क अगर नहीं है फौरन दुपट्टा या स्कार्फ पल्लू को ऐसे रखते हैं मुंह पे और चले जाती हैं अंदर, उनके पास तो ये ऑप्शन होती है। मर्द बेचारे क्या करें, हम तो कोट ही रख सकते हैं, फिर मुंह के ऊपर टाई ऐसे रख लेंगे, मास्क ऐसे कर सकते हैं। बड़ा अच्छा आइडिया आपने दे दिया। ये टाई वाला ये मैं इमेजिन करें मैं बैंक जाऊं बिल जमा कराना, मुझे कहते हैं मास्क नहीं पहना, कोई बात नहीं मैं ऐसे रखूंगा, अब कहूँगा अंदर जाने दो। बड़े ऑप्शंस है आपके पास। डाटा सेव करना तो ऑप्शंस होते हैं ना, होते हैं, थोड़े महदूद होते हैं yes. लेकिन मुख्तलिफ आइडियाज इसमें भी होते हैं। एक ऐसी डिवाइस है जिसमें करोड़ों सफ़ात महफूज किए जा सकते हैं। तरक्की इसी का नाम है जनाब। साइंसदानों ने सॉलिड स्टेट ड्राइव की नई नस्ल मुतारिफ कराई है और इसमें ना इस 1 से लेकर 8 टेराबाइट तक की गुंजाइश है। इस ड्राइव का जो साइज है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 इंच है। इन डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफर की रफ्तार 530 मेगाबाइट फी सेकंड से 560 मेगाबाइट फी सेकंड के दरमियान है। क्या बात है। और इसकी कीमत जनाब $500। भाई ये सही बात है, $500। इसके आगे सिर्फ ना लगाएं। सिर्फ नहीं, वो तो हम लगाते हैं ना, वो तो हमारी आदत है, हम लगाते जितना मर्जी बड़ा चेक हम कैश कराने जाएं, आगे ओनली ये तो हम लिखते हैं। लेकिन फिलहाल हम जब बात करें बार बार कोरोना वायरस से मुतालिक भी, तो कि मैंने बात इसलिए की है क्योंकि इससे पहले भी मास्क की खबर थी, तो मास्क लाजमी पहनना है। ये मेरे वाला काम नहीं करना कि टाई ली और मुंह पे रख के चले, कि नहीं मास्क पहनना है। अच्छा जी, ईद कुर्बान अब चंद रोज बाकी, ये सोल्यूशन है ओनली कि आपने अगर बचना है कोरोना वायरस से तो वेयर मास्क ओनली। एनीवेज ईद कुर्बान तस्करा भी ओनली करके कर ले, क्योंकि आपको हम लेकर जाएंगे मवेशी मंडी ओनली। अब यहाँ पर कौन सा जानवर जो लोनली भी नहीं है लेकिन ओनली है, इसे सस्ता और सस्ता जानवर नहीं है, हम इसकी बात भी नहीं कर रहे। जानवर तो महंगे लेकिन करें, इस वक्त मसला ये है किसी ने अगर जानवर खरीद भी लिया है, वो चाहे आपको सस्ता मिला या महंगा मिले, आपको तलाश है सस्ते कसाई की कि वो एक तो सीजनल तो ना हो, सीजनल भी ना हो किरण, और वो पहले दिन आपको टाइम भी दे दे। वैसे ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस वक्त किसी कसाई को फोन करके कहें कि भैया मुझे आप टाइम दे फर्स्ट डे का, अगर तो भाईजान वेले बैठे हुए हैं, हाँ अगर तो वेले बैठे हुए हैं, इसका मतलब है वो ये सीजनल कसाई है। जरा चेक कर लें, जो वेला इस वक्त बैठा होगा ना कसाई, इसका मतलब कोई मसला तो है। जितनी तरहों के कसाई है ना, क्या कहने, सारे का सारा मामला एक रिपोर्ट में रखने की हमने कोशिश की है। अब्दुल अहद कोशिश आपके सामने रखने की भी कोशिश करते हैं। अब्दुल अहद की कोशिश देखें आप इस पे। कुर्बानी करवानी पहले दिन तो टाइम नहीं है यार, दूसरे दिन हो सकता है। चले शाह जी दूसरे दिन कर देना भाई, 5000 रुपया लगेगा। ज़्यादा है, थोड़ा कम करें शाह जी। नहीं ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मुनासिब है। ईद कुर्बान या कसाईयों की ईद, चांद नजर आने से पहले ही एडवांस बुकिंग बंद।
फैसलाबाद में कसाई इमरान की दुकान पर रश लग गया। 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। जो बड़े के जानवर होता है ना, वो जानवर के जो वेट है, वेट के हिसाब से 10 से 15 हज़ार रुपये पहले दिन का लेते हैं, दूसरे दिन लेते हैं 8 से 10 हज़ार, तीसरे दिन 5 से 8 हज़ार रुपया लेते हैं। जानवर के बाद कसाईयों की तलाश में फिरते शहरी भी कसाईयों के बढ़े रेट से परेशान। मैं मार्केट में गया था तो किसी कसाई के पास पहले दिन की बुकिंग नहीं है, फुल हैं सारे। मैंने अपने मेहमानों वगैरह को दावत दी थी पहले दिन की। रेट्स के अंदर 1000 और 2000 के अंदर फ़र्क आया है काफ़ी। इस दफ़ा बढ़ गए हैं तो पिछली दफ़ा कम थे। ईद पर पेशावर कसाब तो एक जानिब, मौसमी कसाबों की भी खूब चांदी होती है। एनीवेज, एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कसाईयों की बात तो होगी अभी, और भी बहुत से मौजूद बाकी हैं। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं नया दिन, और अब हम बात करेंगे एक सानिया की जो हमारी आंखों से ओझल नहीं होता। सानिया एयर ब्लू को 10 साल बीते। कराची से 152 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरने वाला ये निजी एयरलाइन का तैयारा मंजिल के बहुत पास पहुंचकर तबाह हो गया। बदकिस्मत तैयारे में सवार कोई भी मुसाफिर बच न सका। देखिए शहजाद अली की रिपोर्ट। ये यादगारें हैं उन अफराद की जो 28 जुलाई 2010 को इसी जगह तैयारा हादसे में जिंदगी की बाजी हार गए थे। एयर ब्लू की परवाज A320 ने कराची से इस्लामाबाद के लिए सफर शुरू किया, लेकिन मंजिल पर पहुंचना इसकी किस्मत में न था। तैयारे और इसमें सवार 146 मुसाफिरों के साथ अमले के 6 अफराद की जिंदगियों का सफर भी मारगला की पहाड़ियों पर खत्म हो गया। मंजिल के ऐन करीब आकर तैयारा पहाड़ियों की जानिब क्यों मुड़ा? सिविल एविएशन अथॉरिटी की तहकीकाती रिपोर्ट में पायलट की हद से ज्यादा बढ़ी हुई खुदएतमादी हादसे का सबब बनी। 10 साल बाद वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने भी तस्दीक कर दी कि तैयारा इंसानी गलती की वजह से क्रैश हुआ। 28 जुलाई 2010 में एयर ब्लू क्रैश occurred because of air crew error of judgment, lack of professional skills, violations of procedures and various breaches of flying discipline। मारगला हिल्स में यादगार शोदा के करीब तैयारा हादसे में जाँ बहक हर शख्स के नाम से एक एक दरख्त भी लगाया गया है जो बिछड़ जाने वालों की याद दिलाता है। शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब ज़रा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे मसले की बात करते हैं कि जिसके बाद हमें लगता है कि आगे बढ़कर जाएं कहाँ। महंगाई की मैं बात कर रही हूँ। एक तो महंगाई, हाय रे महंगाई, और दूसरी तरफ ये कि कोई त्यौहार आया नहीं और दाम आसमान तक पहुँचे नहीं। अब देखिए ईद कुर्बा आई है और ऐसे में हो क्या रहा है, जो सब्जियों के दाम है ना, ऐसा लगता है अब सब्जी नहीं सोना खरीदने जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ शहरों का अहवाल आपके सामने रखेंगे। लाहौर की सिचुएशन हमें बताएंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान। जी लुकमान। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि कीमतें कम से कम 25 से 50% बढ़ी हैं पिछले एक हफ्ते में। उसकी बुनियादी वजह डिमांड बढ़ी है। जैसे कि टमाटर की जो सरकारी रेट इस वक्त 71 रुपये तक पहुंच चुका है, लेकिन जो निजी सतह पे या ओपन मार्केट में वो 80 रुपये किलो बिक रहा है। इस प्याज जो 33 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन ओपन मार्केट में 50 रुपये है। लहसुन जो है वो 170 रुपये है, लेकिन जो प्राइवेट सतह पे ये 240 रुपये फी किलो बिक रहा है। अदरक 385 और जो कि बिक रहा है 450 रुपये। और इसी तरह जो आलू हैं वो 74 रुपये जो इसका सरकारी रेट है, लेकिन यहाँ 70 से 75 रुपये बिक रहे हैं। सिर्फ आलू ही ऐसी सब्जी है जो कि बिल्कुल ऐन उस मुताबिक बिक रही है जो कि सरकारी रेट है। सरकारी रेट में भी इजाफा हुआ है पिछले एक हफ्ते में, और ये यकीनन इसमें भी 25% तक इजाफा हो चुका है। जब सरकारी रेट बढ़ता है तो जो ओपन मार्केट का रेट भी अपना आप बढ़ जाता है। ये बिल्कुल वही बात है जैसे रमज़ान में होती है कि जब रमज़ान आता है तो लोग बजाय उसमें स्वाब कमाने के, नफ़ा कमाने की कोशिश में लग जाते हैं। इस ईद से पहले भी ऐसी कोशिश जारी है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर की सूरत हाल के बाद जिक्र मुल्तान का। यहाँ पर भी लगता है कि सब्जियाँ हमारी पहुँच से दूर हो रही हैं, क्योंकि लहसुन 150 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है और दीगर सब्जियों के दाम हैं क्या, कितनी महंगाई है यहाँ पर, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ बलोच। ईद कुर्बान का चांद नजर आते ही मुनाफाखोरों ने गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया या नहीं, आइए अवाम से उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। ये लहसुन महंगा है, अदरक महंगी है, प्याज महंगा है, आलू महंगा है, मटर महंगे हैं, टमाटर अब बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। ये तकरीबन सारी सब्जी महंगी है। कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं कि जिसको आप कहें कि ये इसमें कोई कमी है, कोई कमी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा महंगी है।
मैं यहाँ सब्ज़ी लेने आया हूँ। यहाँ जो है मिर्चें और अदरक की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसकी कीमत में कमी आनी चाहिए। बाकी जो है प्याज हैं, बाकी आलू वगैरह वो उनकी मुनासिब कीमत है, लेकिन ये जो दो चीज़ें बहुत महंगी हैं जो हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा हैं। अदरक हो गया वो 400 रुपये किलो है, और ये लहसुन हो गया वो 240 रुपये किलो है, 160 रुपये किलो भी है। अब के नॉर्मल रेट है, और ईदों से आपके इस ईद पे रेट मकबूल है सब्जियों के। शहरियों के मुताबिक ईद से कबल अदरक, लहसुन और मिर्चों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि टमाटर और प्याज की कीमतें गुज़िश्ता ईद की निस्बत कम हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। अच्छा, अब हम ज़रा पेशावर के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि सब्ज़ी की कीमतें यहाँ भी बड़ी तब्दीली के साथ दिखाई दे रही हैं। इसी पर अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे साद बिन ओवैस। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद हर एक का यही शौक़ होता है कि वो मज़े के जो है वो खाने पकाए और खाने खाए। और अगर मैं बात करूँ इसी खाने के साथ जिन चीज़ों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जैसे सब्ज़ी वगैरह है, अदरक, टमाटर, प्याज और लहसुन, तो मैं ईद की आमद के साथ ही जो है वो इन चीज़ों के रेट्स में भी हमें इजाफा देखने को मिला है। प्याज की अगर बात करूँ तो गुज़िश्ता हफ्ते जो प्याज का रेट था 40 था, इस हफ्ते भी आज भी है, उसका रेट में कोई ख़ास फ़र्क देखने को मिला है। इसके अलावा जो टमाटर की कीमत है गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत जो है उसमें 80% जो इजाफा देखने को नज़र आया है। 40 रुपये गुज़िश्ता हफ्ते फ़रोख्त किया जा रहा था, आज जो इसकी कीमत वो 70 रुपये। और शहरियों का भी यही खदशा है कि ईद से कबल जो है इसके रेट में जो है मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अलावा अदरक जो 90 और 100 रुपये जो है वो पाव था, अभी उसकी कीमत में इजाफा हो गया और वो 120 रुपये पाव फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा लहसुन जो है वो 50 रुपये पाव है। ईद की आमद के साथ साथ जिस और चीज़ों में इजाफा होता है, सब्जियों की और इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इन डिशेज़ में, इनको खाने पकाने के इस्तेमाल में, तो उसके रेट्स में जो है हमें 80% और 70 से 80% जो है उसमें इजाफा देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया साद बिन अवैस, आपने अपडेट के लेकर चलते हैं क्वेटा। यहाँ पर कीमतें हैं क्या? मटर की बात करें 220, भिंडी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। लहसुन, अदरक ये भी महंगा हो चुका है। मजीद बताएंगे नूरुल आरिफीन अपनी इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में क्वेटा में 20 से 30% इजाफा हो गया है। भिंडी 200 रुपये, मटर 220, लहसुन और अदरक 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर और प्याज की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ कोई लिस्ट नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है। अभी मैंने जो ये आलू ख़रीदे ये 500 रुपये दड़ी है, तो ये इतना जुल्म है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं और कोई रोकने वाला भी नहीं। रही बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, ये तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें कहीं भी आपको कोई लिस्ट नज़र नहीं आएगा। आप इनसे पूछे तो ये यही कहते हैं कि बस भाई यही रेट है, मार्केट है। एक हफ्ते में पहले 200 का अदरक का किलो था, अभी ईद का मौका हो गया 400 रुपये किलो हो गया। अदरक का ऐसा है, नींबू ऐसा है, हर सब्जी महंगा हो गया। गरीब के बस में कुछ नहीं है, क्या कहा है। शहरियों का मुतालबा है कि ज़िले इंतजामिया ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ प्राइस कंट्रोल कमेटी को भी फाल करे। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, क्वेटा। जनाब, पंजाब हुकूमत ने 9 दिन तक मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया है। मैं थोड़ी डिटेल इसकी आपको देती हूँ। जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, खाने पीने की दुकानें और दफातर अलबत्ता खुले रहेंगे। मवेशी मंडियों में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जाएगा। अभी दिन कितने रह गए ईद कुर्बा में? रेस्टोरेंट्स, थिएटर, सिनेमाज खोलने के लिए मुहर्रम उल हराम के बाद गौर किया जाएगा, तब तक इनकी है छुट्टी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन का इतलाक भी गुज़िश्ता रात 12 बजे से 5 अगस्त तक होगा। ग्रॉसरी स्टोर्स हो गए, बेकरीज हो गई, करियाना स्टोर्स हो गए, फार्मेसीज हो गई, इसी तरह से आटा चक्की समेत जो ज़रूरी अशिया है, ये अलबत्ता ऐसा ज़रूर है कि 24 घंटे खुली रहेंगी। तो क्या बंद होगा, पंजाब भर में क्या खुला होगा, इस नोटिफिकेशन में ये सब तहरीर था। लेकिन इसी नोटिफिकेशन को, इसी फैसले को ताजरों ने मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं कि ईद से पहले स्मार्ट लॉकडाउन हमें कबूल नहीं है।
कारोबार किसी सूरत बंद नहीं किया जाएगा। और उन्होंने जो डिफरेंट कमेटीज़ हैं, मार्केट कमेटीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको भी कहा है कि आप आज से मुकर्ररा जो औकात हैं पहले से उन पर दुकानें खोलें। जो ताजिर बिरादरी है वो सरापा एहतजाज है। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि हुकूमत अगर हमसे लड़ना चाहती है तो हम तैयार हैं। मार्केटों की बंदिश के फैसले पर ताजिर बिरादरी बरहम। रहनुमाओं ने हुकूमती इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। दो टोक अंदाज में बता दिया कि कारोबार किसी सूरत बंद नहीं होगा। हमारे पास एक ही ताकत है, वो है हमारे पास शटर पावर। इस दफा हमने अपने शटर पावर को इस्तेमाल करना है एहतजाज के लिए, और वो एहतजाज हमने करना है अपने शटर को उठाकर। ताजिरों का कहना है कि ईद पर भी दुकानें नहीं खुली तो कहां जाएंगे। मजीद नुकसान बर्दाश्त करने की सकत नहीं। जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश की गई तो हालात की खराबी की जिम्मेदारी सूबा पंजाब के उन हुक्मरानों पर होगी कि जिन्होंने उजलत के अंदर अचानक फैसले करके ताजरों पर ये मुआशी शबखून मारा है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मेडिकल और किराना स्टोर समेत सब्जी और दूध की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। तो ईद पर कोरोना वायरस का फैलाव, इसको रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। 9 दिनों तक मार्केट्स बंद रहेंगी। सारी सिचुएशन क्या थी ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। अब हम ज़रा कोशिश करेंगे कि अमल दरामद किस तरह करवाया जा रहा है और फिर उसके बाद में उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, क्या होगा, क्या हो रहा है, यही सब कुछ जानेंगे। समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद लुकमान, एक नोटिफिकेशन आया और साथ में ये भी लग रहा है कि उसके ऊपर अमल दरामद ज़रा मुश्किल होगा। सारी सिचुएशन बताइएगा, आज क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये ताजरों के लिए एक बिल्कुल सडन चीज़ थी। एक बोल्ड फ्रादा बिलू था कि एकदम उनको कह दिया गया कि आपकी जो दुकानें हैं वो अगले 10 रोज़ के लिए बंद रहेंगी। इस पर बहुत बड़ा रद्दअमल उनका आया। उन्होंने कहा जी कि पहले हम शटर डाउन करके एहतजाज करते थे, अब शटर अप करके हम एहतजाज करेंगे। और आज भी 12 बजे एक एहतजाज होने वाला है नारकली बाज़ार में, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एहतजाज होगा ताजरों का, जिसमें वो तय करेंगे कि आइंदा उन्होंने क्या करना है। और यकीनन बहुत बड़ा उनके लिए एक नुकसान है। वही जो दिन थे जो कमाने के उनके वो ख़त्म हो गए। और कल रात भी लाहौर में ऐसी कैफियत थी कि 12 बजे तक ऐसे लग रहा था जैसे मेला लगा हुआ है। लोगों ने 12 बजे तक मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर में जाके और जितने ब्रांड्स हैं उनकी शॉप से जाके ख़रीदारी की। और आज सूरत हाल ये है कि आज कहीं कुछ नहीं है। और इसको पुलिस भी तकरीबन तमाम बाज़ारों में है। उन्होंने जैसे लिबर्टी मार्केट है, रुख जाने के लिए रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और इस सिलसिले में मोहम्मद लुकमान, एक बात बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, लोगों ने ख्याल नहीं किया SOPs का, मजबूरन हुकूमत को ऐसा करना पड़ा है, कहीं कहीं ऐसा इंप्रेशन मिल रहा है। जी बिल्कुल, SOPs का तो अभी भी ख्याल नहीं है। इस वक्त भी जबकि लॉकडाउन हो चुका है तो अभी भी अगर हम बाजार में देखें तो मास्क बहुत कम नजर आते हैं। कल रात तक भी वायलेशंस देखी गई है, तो अब अगर मजबूरन ये ना करें तो फिर क्या करें। बहुत शुक्रिया लुकमान, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में अपडेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात भी किरण के जब एक तरफ हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना केसेस कम हो गए हैं, तो ऐसे में फिर ये सख्त फैसले, तो इसलिए फिर आवाम और जो ताजिर बिरादरी स्पेशली वो ये फिर पूछते हैं अगर कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, अगर हम कर्व को फ्लैट कर रहे हैं तो फिर ऐसे फैसले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि SOPs पर तो किरण पहले दिन से उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा। और एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ अब जो नई बहस शुरू होगी कि फिर वही सूबाई हुकूमत जो है वो ये कह रही थी, दूसरे सूबे की हुकूमत वो कह रही थी, अभी पॉलिटिक्स भी होनी है। और पूरा दिन पड़ा इस काम में। लेकिन किरण, यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड था लुकमान का भी कि ताजिर इसलिए भी परेशान हुए कि आउट ऑफ नोवेयर अचानक से एक नोटिफिकेशन आ गया। दे वर नॉट रेडी फॉर दैट। हाँ, पहले से मालूम होता कि इस तारीख तक कारोबार आपने करना है तो ताजिर बिरादरी भी तैयार होती है और आवाम भी उससे पहले खरीदारी करती है। इसलिए जो कल रात का माहौल लाहौर में था, स्पेशली बड़े शहरों में था पंजाब के, वो ना देखा जाता। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे वर्चुअल हॉस्पिटल की, कि आप इलाज भी कराएं और हॉस्पिटल जाना भी ना पड़े। इससे पहले हमने टेलीमेडिसिन की बात तो बहुत दफ़ा की कि अगर कोई मसला है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो यू जस्ट हैव टू डायल अ नंबर और वहाँ पर आपको डॉक्टर से बात करा दी जाएगी। और जिसके बाद आपको मालूम है कि आपने अब मेडिसिन कौन सी लेनी है या फॉर दैट मैटर आपने कौन से टेस्ट कराने हैं। एनीवेज जी, अब हम बात जब वर्चुअल हॉस्पिटल की कर रहे हैं तो इससे मुताल्लिक हम जरा समझ लेते हैं कि ये वर्चुअल हॉस्पिटल एग्जैक्टली काम किस तरीके से कर रहा है, बिकॉज दिस इज पाकिस्तान फर्स्ट वर्चुअल हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल है तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ उसमें सर्विसेज होती हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को डील किया जा सकता है, यानी दांत, बाल, स्किन और दीगर अमराज, क्या ये सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर के? लेकिन ज़ाहिर किरण, उसमें ज़्यादा फोकस पूछना पड़ेगा बट फोकस
अगेन कोरोना पर है, क्योंकि ज़रा कोरोना के तनाजुर में ये होना सब चाहिए, सारी सर्विसेज होनी चाहिए। और आई गॉट योर पॉइंट बिकॉज किरण ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू करंट सिचुएशन, जो दूसरी बीमारियों के लोग हैं वो भी हॉस्पिटल में नहीं जा रहे, डर के, घबरा के, और उसकी वजह से उनकी तबीयत और खराब हो रही है। एनीवेज जी, इस पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर अनम दाइम, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ दिस वर्चुअल हॉस्पिटल, ज्वाइनिंग अस टुडे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर, प्लीज़ ये बताइएगा, ये जो वर्चुअल हॉस्पिटल है ये कब से काम, और इट्स ऑल अबाउट कोरोना, और बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं, बाकी भी मरीजों को देखा जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप लोग उसके ऊपर भी कुछ सोच रहे हैं? जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने से जून की फर्स्ट वीक में आइडिया फेज हमारा अप्रैल मई में ही स्टार्ट ऑफ हो गया था, और उसका रीज़न ये था कि देयर वाज दिस डिस्कशन दैट वाज गोइंग ऑन, जिसमें हमने स्पॉट किया कि सारा जो डिजिटल पाकिस्तान का जो भी इनिशिएटिव था, बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, लेकिन मोस्टली उनका जो रुझान था वो सारा टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन के तरफ जा रहा था, और हम देख रहे थे कि ऑन ग्राउंड जो सहूलियात हैं वो मुहैया ज़्यादा नहीं की जा रही है, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं है। हालांकि स्पेशली कोरोना की जब बात की जाए, कोविड की, तो उसमें बहुत ज़्यादा नीड है। पेशेंट स्टेबल आपको ऑन स्क्रीन लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअली पेशेंट अंदर से बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुका होता है। उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जून फर्स्ट वीक में वर्चुअल हेल्थ के नाम से, अहेड वर्चुअल हेल्थ के नाम से इसको लॉन्च किया। बेसिकली सिर्फ कोरोना रिलेटेड नहीं है, वी हैव, जैसे कि किरण ने जिक्र किया कि डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, तो हमारे पास भी बिल्कुल डिपार्टमेंट्स हैं, एंड उन डिपार्टमेंट्स में भी टीम्स बनाई हैं हमने, जो कि जी नहीं बात करें, मुकाबले में मैं तारीफ कर रही थी। अच्छा जी, तो टीम्स हम लोगों ने इसी तरह फॉर्म की हैं कि उसमें हम लोग यही समझते हैं कि एक मरीज का इलाज एक अकेला डॉक्टर नहीं करता है, बल्कि एक पूरी टीम करती है। उस टीम में पैरामेडिक्स भी होते हैं, नर्सेज भी होती हैं, लेबॉर्ट्री भी होती हैं, फार्मेसीज भी होती हैं। हमने टीम्स इसी तरह डिवाइस की हैं जिसमें वेल ट्रेन नर्सेज हैं जो बहुत अच्छी तरह से एवेलुएट कर सकती हैं, असेस कर सकती हैं पेशेंट को। क्रिटिकल केयर में ट्रेन नर्सेज हैं। इसके अलावा कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो करंटली प्रैक्टिसिंग हैं। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए ज़्यादा नज़र आई क्योंकि एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होना, स्पेशली जब आप वर्चुअल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्सपीरियंस जैसे होता है ना कि आप देख के पहचान जाए, वो बहुत ज़्यादा नीडेड है जब आप वर्चुअली स्क्रीन पे देख रहे हो किसी पेशेंट को। जी डॉक्टर साहब, कितने डॉक्टर्स हैं आपके पास, और फॉर एग्जांपल एक पेशेंट अगर किसी एक रिमोट एरिया से आपको कांटेक्ट करता है तो फिर आप उसको फैसिलिटेट कैसे करते हैं? इस पूरे प्रोसीजर को अगर एक्सप्लेन कर पाएं। जी, सो करंटली हमारी सर्विसेज हम कराची में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम टेली कंसल्टेशन। तो टेली कंसल्टेशन भी वर्चुअल हेल्थ का पार्ट है, बट इट्स नॉट जस्ट टेली कंसल्टेशन, इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ वर्चुअल हेल्थ। कराची में बाकी सर्विसेज प्रोविजन की ये वजह है कि हम उसको क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन्ड और अश्योर्ड रखना चाह रहे हैं। हमारे अपने ट्रेन स्टाफ नर्सेज हैं जिनको हमने खुद असेस किया हुआ है। मैं इसको यूं समझूं डॉक्टर साहिबा, मैं इसको यूं समझूं कि कराची में अगर किसी को हॉस्पिटल की नीड है, उसको कंसल्टेंसी के अलावा अगर नीड है, वो चाह रहा है कि उसका ट्रीटमेंट हो, तो होगा ये कि वो आपसे कांटेक्ट करेगा, डॉक्टर असेस करेगा, उसके बाद अगर पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, कोई ड्रिप लगनी है, कोई इंजेक्शन लगना है, कोई और ट्रीटमेंट है, तो वो घर जाकर प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पोस्ट ऑप केयर है, क्रॉनिक जो लॉन्ग टर्म इलनेसेस है जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इन सब की ट्रीटमेंट, और भी वुंड केयर है, पोस्ट ऑप ट्रीटमेंट है। अब कोविड के बाद से हुआ ये कि जो भी मरीज हैं उनको ऑपरेशंस के बाद भी हॉस्पिटल से अगले दिन ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है ताकि एक्सपोजर का रिस्क कम से कम हो। तो हमने उसके लिए भी खास पोस्ट ऑप केयर टीम्स बनाई हैं जो कि कंसल्टेंट से मुस्तकिल लिंक होती हैं। जो स्टाफ और नर्स है वो जब घर जाता है मरीज के, तो वो उनको असेस करता है, एवेलुएट करता है, और वहीं से अपने एक हमारी डिवाइस से कनेक्ट कर देता है कंसल्टेंट को। उनकी सारी मॉनिटर करता है, वाइटल्स और सारी जो केयर जो नीड होती है उसको मॉनिटर करके डॉक्टर्स की अंडर गाइडेंस उनको फिर ट्रीटमेंट आगे प्रोवाइड की जाती है। और यही कोविड के लिए, कोविड से जो लोग हॉस्पिटलाइज रहे और फिर उसके बाद में वो घर चले गए, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि उनको घर जाके भी, और अगर वो घर पर ही रहकर बेहतर हुए तब भी बहुत दिनों तक
उनको छोटे छोटे से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो फिर उनको गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। और फिर उनके फिंगर टिप्स पे होगा कि अगर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या शाम होने के बाद में उन्हें बुखार की फीलिंग है, जो कि आम दिनों में हम तो कहते हैं ना थोड़ा सा मुझे कुछ फील हो रहा है, मैं ज़रा रेस्ट कर लूँ, लेकिन जो कोविड पेशेंट है, जो कोरोना से गुजर कर आया है, ये उसके लिए एक बड़ी बात होती है, उसको डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें भी आप लोग अवेलेबल होते हैं? जी जी बिल्कुल। हमारी टीम्स को भी प्रॉपर अपना हिफाजती जो भी उनकी पीपीज हैं वो प्रॉपर कवर उनको प्रोवाइड किया जाता है। कोविड का इशू यही है कि कोविड में आप जब आपके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो भी आपको असेसमेंट की बहुत जरूरत होती है। लोग हमारे पास खुद ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो बिल्कुल स्टेबल चल रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी नर्स जाके उनको असेस करती है और डॉक्टर भी असेस कर पाता है कि अच्छा नहीं इसमें कोई ना कोई इशू हो रहा है कि बुखार उतर नहीं रहा है, और बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल से पेशेंट को कन्विंस किया जाता है कि आप फर्दर टेस्ट करें, चेस्ट एक्सरे करवाएं, एंड देन अल्टीमेटली वी गेट टू नो कि ये जो चलता फिरता मरीज है ये अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है और उसको हम उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट प्लान इनिशिएट करते हैं। देन अगेन हम उसकी असेसमेंट प्रॉपर देखते हैं, एवेलुएट करते हैं। अगर मरीज बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा हो तो हम उनको बिल्कुल हॉस्पिटल जाने की एडवाइस भी करते हैं, क्योंकि सारी जो कोविड रिलेटेड भी और बाकी ट्रीटमेंट वो आप घर में प्रोवाइड उस तरीके से नहीं की जा सकती। ठीक, बेहद शुक्रिया डॉक्टर अनम साथ मौजूद थी आप और इस वर्चुअल हॉस्पिटल एक हमसे गुफ्तगू करते कि हाउ डज इट वर्क। अभी सिर्फ ये कराची में ऑपरेशनल है, पर जो कंसल्टेंसी है वो नेशन वाइड है। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। गुज़श्ता रोज़ हमने आपकी मुलाकात कराई थी एक ऐसे पुलिस कांस्टेबल से जिन्होंने PhD की थी, और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे कि ऐसे चौकीदार से जिन्होंने MPhil किया है। KP से इनका ताल्लुक है, नूर मरजान इनका नाम है, चौकीदार हैं ये, लेकिन आप देखें यस नाम भी बहुत प्यारा किरण, और देखिए कि चौकीदार हैं लेकिन इन्होंने MPhil किया, तालीमी सफ़र को इन्होंने रोका नहीं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि शुएब थोड़ा जोर क्यों दे रहे हैं इसके ऊपर कि ये काम क्या करते हैं? ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चौकीदार का काम सोना नहीं जागना है, अनथक मेहनत, घंटों की मेहनत, और फिर ध्यान के साथ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने सामान को लेकर जा रहा है, कहीं ये कोई चोर तो नहीं है, खुदा ना खासा, ये सारी चीजें जहन में रखने इसके लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो अपना काम भी किया और साथ में पढ़ाई भी की है। और किरण ये स्टोरी शेयर करने का मकसद एक ये भी कि आजकल एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि मास्टर्स तो क्या बैचलर्स करने के बाद भी लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि बहुत बड़े ओहदे पर उन्हें जॉब मिल जाए। तो ये सोच भी बदलनी होगी। ये नहीं सोचना कि डिग्री करते ही एक बहुत बड़ी फर्म से बहुत अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी, मेहनत करेंगे तो उस मकाम तक पहुंचेंगे। बट ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि उन्होंने चौकीदारी तो साथ साथ की लेकिन पढ़ाई का सफ़र भी जारी रखा, और हम उम्मीद भी करते हैं कि अब क्योंकि उन्होंने MPhil कर लिया है और इस स्टोरी शेयर करने के बाद इनको वाकई एक अच्छी जगह और बेहतर जॉब मिले, क्योंकि चौकीदारी ज़ाहिर है वो भी एक वेरी रिस्पेक्टेबल 16 घंटे एग्जैक्टली बहुत टफ जॉब है, बहुत टफ जॉब है। और अगर कोई शख्स इस कदर ज़हीन है तो फिर उसको थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, वो सोसाइटी के लिए न जाने क्या करिश्मे कर गुजरे। और किरण MPhil किया तो ज़ाहिर है वो कितने पढ़े लिखे हैं, तो ज़ाहिर है वो सोसाइटी को बहुत इस मामले में सपोर्ट कर सकते हैं। नूर मरजान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। नूर मरजान साहब बेहद शुक्रिया आपने वक्त दिया। जिस तरह किरण ने भी कहा, ज़ाहिर बहुत टफ जॉब है, 16 आवर्स 16 घंटे की ये नौकरी, बहुत टफ। मौसम की सख्ती भी आप लोग बर्दाश्त करते हैं, फिर आप लोगों की तो वो जो ड्रेस होता है वो भी ऐसा होता है कि वो गर्मी में इतना पसीना, वो उनके पॉलिएस्टर में, इस पर भी हमने कुछ दिन पहले बात की। इतनी टफ जॉब और उसके साथ पढ़ाई का ये सफ़र, MPhil आपने किया, ये सफ़र कितना मुश्किल था, रूटीन कितनी टफ थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप आए इधर, इस सख्त गर्मी में आपने टाइम निकाला। 16 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर मैंने सर अंजाम दी। शाम 4 बजे को मेरी ड्यूटी शुरू होती थी और सुबह 8 बजे को इसी हॉस्टल में ये जो सामने है मैं करता था। फिर 8 बजे क्लासेस शुरू होती, 8:30 बजे मैं उधर क्लासेस पे पहुँच जाता था। तकरीबन 12 बजे 1 बजे तक क्लासेस स्टार्ट होती और 3-4 घंटे में रेस्ट करता था। उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता था। फिर 2014 में मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में असिस्ट टू सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी दी गई। उसके साथ फिर हॉस्टल क्लर्क की भी ड्यूटी थी। चूँकि MPhil में क्लासेस जो होती है वो 4 बजे के बाद होती है, तो 4 बजे के बाद मैं वहाँ जाता था और 4 बजे के बाद 7 बजे तक वहाँ क्लासेस लेता था MPhil के लिए। और MPhil अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में कंप्लीट की। 2016 में मैंने एडमिशन लिया था, 2018 में मैंने
अपनी डिग्री मुकम्मल की। मुश्किल आपने पूछा, भाई मुश्किल नहीं, मुश्किलों को पहाड़ थे सामने, लेकिन वो कहता है कि जब आदमी का शौक हो और शौक ज़रूरत में बदल जाए तो फिर आदमी को पता नहीं चलता, दीवाना हो जाता है कि अभी मैंने करना है यही, दिखाना है यही। कि वो कहते हैं कि जो भी हो हालात सामने, लेकिन मैंने लड़ना है, मैंने अपने गुर्बत को, अपने स्टेटस को चेंज करना है। उस चेंज करने के लिए मैंने स्टार्ट लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और स्टार्ट अभी मैं एमफिल डिग्री होल्डर हूँ। आपके सामने बहुत से मुश्किलें आई, बहुत से सज़ाएँ काटी हैं, बहुत से अज़ियतें बर्दाश्त की है, वो अभी बयान करने के काबिल नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मीडिया है, इससे बहुत से लोगों से पर्दा उठ जाएगा। उनकी वो बहुत आला स्टेटस वाले लोग हैं, आगे मैं बोलना नहीं चाहता इस पर, लेकिन बहुत हार्ड थे, बहुत मुश्किलें थे। यहाँ हमारा पख्तून सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और सोसाइटी में ये कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो लोग आपको प्रमोट करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को वो पाँव से पकड़ते ही नीचे गिराते हैं कि जाए नहीं। पता नहीं क्यों इस तरह होता है। हमारे बड़े लोग हैं, बड़े ऑफिसर हैं, वो भी इस तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि मुझे ऑफिस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से असिस्टेंट हेड बेरर लगा दिया, वो भी बगैर किसी वजह बताए। फिर भी उनका दिल नहीं भरा तो फिर बेरर ही लगा दिया। फिर बेरर के बाद फिर हॉस्टल चौकीदार, वो भी इस तरह हुआ कि कोरोना का मरज़ आया तो हॉस्टल सील हो गया। तो उन्होंने कहा हॉस्टल तो सील हो गया, सारे घर चले गया, मुझे इधर सड़क पर बिठाया, टोपक दिया कि ये पकड़ो क्योंकि आपने एमफिल किया है। मेरी गुनाह ये कि मैं एमफिल डिग्री होल्डर हूँ। अड़चने बहुत आई आपके रास्ते में, आपकी राह में, इतने मुश्किल आपने उठाई है, तो अब आप क्या सोचते हैं? अब तो डिग्री हासिल हो गई जी, किसी दूसरे जॉब के लिए अप्लाई किया आपने? 2006 से 2020 तक मुसलसल यहाँ मैंने तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा दरखास्तें दी है डिजिग्नेशन चेंज करने के लिए, क्योंकि रोज़ देखता था कि यहाँ पर नया आदमी भर्ती हुआ है, एकेडमिक में मुझसे कमज़ोर थे, मैं चाहता कि मेरी डिजिग्नेशन भी चेंज कर दूँ। मैं 2006 से 2020 तक दरखास्तें दे रहा हूँ, लेकिन नहीं हुआ। 2006 में मैंने कमीशन भी क्लियर किया, पब्लिक सर्विस कमीशन तहसीलदार के लिए पोस्ट था, लेकिन वहाँ एग्रीगेट पे नहीं आया। 2019 में मैंने अप्लाई की तो उसमें ईटा में कबायली इलाकों में टीचिंग की पोस्ट आई, वहाँ पर भी क्लियर हो गया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ स्कूल बेस्ड पॉलिसी सामने आई, उसकी वजह से सेलेक्ट ना हो सका। और अभी जो भी पोस्ट आएगा अप्लाई करूँगा, लेकिन अब मेरी एज देख रहे हैं कि बढ़ रही है, 40 साल तक होने को जा रही है। अभी सिर्फ PhD की ऑप्शन बाकी है, इंशाल्लाह वो करके देखूँगा, कोई अपना ही इंस्टीट्यूशन चलाऊँगा जिससे इस इलाके को इस इलाके के आवाम को फ़ायदा हो। ये ना हो कि बस रिसर्च करें और अलमारी में और लाइब्रेरी में इसको रख लें। तो जिस तरह अभी आपने बताया कि आपने तो मुकाबले का इम्तिहान भी दिया, वो ज़ाहिर एग्रीगेट नहीं आपका बना क्योंकि ज़ाहिर है सीट्स लिमिटेड होती हैं, बट इम्तिहान पास कर लेना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे पहले जिस तरह नूर मरजान साहब ख़ुद भी आप बता रहे थे कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और फिर आपको हेड बेरर और फिर बेरर और उसके बाद चौकीदार, यानी ज़ाहिर है एमफिल तो आपका पहले ही हो चुका था, लेकिन आपको ये लगता है कि आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था और ड्यू टू दिस कोरोना हॉस्टल बंद हुआ तो आपको चौकीदारी के लिए उन्होंने कह दिया कि आप चौकीदारी आपको करनी होगी। एमफिल किया हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के तौर पर भी आपने काम किया हो, लेकिन इस वक्त जब चौकीदारी के फ़राइज़ आपको सर अंजाम देने थे और दे रहे हैं आप, तो ये आपको मुश्किल लगा या आपने इसे कबूल कर लिया, ठीक है मुझे दिया गया, मैं इसको आराम से करूँगा? कुफर में वक्त गुजर सकता है लेकिन जुल्म में नहीं गुजर सकता। लेकिन मैंने जुल्म में वक्त गुजर के दिखाया है, क्योंकि मेरे क्लास फेलो जब मेरे सामने आते थे, मेरे जो रेलेवेंट सामने आते थे, मैं जब उसको देखता था तो वो कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाया करते थे कि ये देखो वो ये हो रहा है, लेकिन ये है कि PhD का अरमान था, दिल में है, इंशाल्लाह उसको पूरा करके फिर जाऊंगा। बहुत से मुश्किलें अभी भी हैं, मुश्किलें बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरा हुकूमत से दरख्वास्त है कि कम से कम मेरी डिजिग्नेशन उस लेवल पर आए कि टीचिंग के पोस्ट दिया जाए ताकि लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। ये जो रिसर्च हो रहा है, जो स्टडी हो रहा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाना चाहता हूँ, इसमें चेंज लाना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझ के कि टीचिंग क्या है, स्टडी क्या है, व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड न्यूज़पेपर रीडिंग। हमें उसमें पता नहीं है कि हम अखबार पढ़ते हैं और बुक किस तरह पढ़ते हैं, बस पढ़ते ही लेते हैं और आते, आगे से समझ में नहीं आ रहा। 2 साल बाद हमें
कोर्स तो छोड़िए, वो सब्जेक्ट भी याद नहीं रहता कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे फलाना डिग्री में, वो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, अल्लाह मुझे तो पता नहीं कि पढ़ा था। ये वजह ही है, कम इस तरह पढ़ते जिस तरह कोई जबरन कोई आपको पढ़ा रहा है। इसमें कोई वो अट्रैक्शन डाला ही नहीं गया है जो होना चाहिए। इसमें अट्रैक्टिव करिकुलम होना चाहिए, टेक्स्ट बुक इस तरह के माइंड की लेवल आईक्यू के बराबर हो, आईक्यू से ऊपर नहीं होने चाहिए। हर स्टूडेंट्स के आईक्यू बराबर नहीं है। जैसे क्लास में 40 लोग हैं, सबके आईक्यू तो बराबर नहीं, सबको तो आप एक लेक्चर मेथड के नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए आपने चूज़ करना है, उसमें आपने मॉडिफिकेशन लाना है, उसमें आपने अमेंडमेंट करना है कि टीचिंग किस लेवल पर करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और पहले सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को अपने तरफ मुतवज्जो करना चाहिए। जिस तरह कोई ब्लास्ट करता है तो सब लोग प्रोवाक उठाए कि कुछ तो हुआ है। तो उसके बाद जिस तरह कोई इदारा इश्तिहार चलाता है, साबुन का चलाता है, शैम्पू का चलाता है, तो हम सब लोग देखते हैं कि क्या आ रहा है। लेकिन यहाँ जो हम टीचिंग करवा रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर 4.00 से तो आपकी GPA कम है तो बेटा आपने कुछ नहीं बनना, फर्स्ट डिवीजन नहीं तो आप कुछ नहीं बन सकते। तो पहले से हमारा लेक्चर सुनने से पहले ही मोरल डाउन होता है। क्या बात है, काफ़ी कुछ आपने शेयर किया। काफ़ी कुछ ऐसा था कि जिसमें एक जहन जो है ना वो सवाल करने पर मजबूर हो जाए, ध्यान देने पर मजबूर हो जाए। अब ज़रा मुझे ये बताइए, आपको खुद तो है पढ़ाई का शौक़ और कितना है ये सब ने देख लिया, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। कुछ मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कितने बच्चे हैं आपके? उनको भी पढ़ना है और आगे बढ़ना है, यही सिखा रहे हैं आप, यही सिखाया है आपने? मेरे 6 बच्चे हैं और मैं इनको ये कह रहा हूँ कि अभी वो लेवल तक पहुँचे नहीं कि मैंने उसको आज़ाद छोड़ दिया। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, बाकी सरकारी में। देख रहा हूँ कि उसकी जहन किस टाइप में, मैथमेटिक्स में वो इंटरेस्टेड है, साइंस में है, ह्यूमैनिटेरियन में है। उसके बाद ही मुझे पता चल जाएगा। तकरीबन 8 के बाद इंसान को पता चल जाता है कि इसका इंटरेस्ट किधर है। उसकी सारे देखकर यही चाह रहा हूँ कि उससे वो उसी फील्ड में डालूँ जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट हो। और इंशाल्लाह उसको मैंने तो आपसे पहले कहा कि मैं ऐसा इदारा बनना चाहता हूँ जहाँ लोगों को इसके लिए ना भागना पड़े कि बाप उसको कहो कि बेटा स्कूल जाए, माँ उसको कहो स्कूल जाए, वो ख़ुद स्कूल के लिए मुतवज्जो हो, ख़ुद स्कूल के लिए आना चाहिए, बैग उठाए, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वो हॉलीडे हो, चाहे कुछ भी हो। उसके लिए उस तो मानी ना पड़े कि यार मुझे अभी स्कूल जाना है, लेक्चर सुनना है, ये 6 घंटे मैंने किस तरह गुजारना है, कब गुजारना है, उस पर बोझ ना लगे। वो उस दिल की खुशी से बर्दाश्त करो, खुशी खुश है। जैसे कोई प्ले ग्राउंड की तरफ जाता है, इस तरह क्लासरूम में भी आए। नूरमर जान साहब, बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह करे आपकी ख्वाहिशात पूरी हों, हुकूमत भी सुने, स्पेशली KP गवर्नमेंट है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हज के अयाम की बात करेंगे, उनकी फजीलत की बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। सड़कें हैं दरिया, गलियां नहर, तुमको इससे क्या? बारिश में डूब जाए शहर, तुमको इससे क्या? जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बिखरे हैं नाले, उबले गटर, तुमको इससे क्या? टूटा है बस्तियों पे कहर, तुमको इससे क्या? है तल्ख बहुत शाम सहर, तुमको इससे क्या? पीते हैं घूंट घूंट जहर, तुमको इससे क्या? बाइक कहाँ है? बाइक तुमने तो हमको अपना कभी माना ही नहीं। होता रहे कराची खंडर, तुमको इससे क्या? बारिश ने फिर से छीन लिए अब की बार भी माओं के लाल लखते जिगर, तुमको इससे क्या? जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ये तो कराची का हाल है, और कराची के बाहर, यूं कहने को शहर से बाहर लगती है मवेशी मंडी, लेकिन वहां पर क्या सिचुएशन है? बारिश के बाद वहां पर भी पानी आया और पानी रुक गया।
वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि कीचड़ है और इसकी वजह से वहाँ पर जाना, जानवर ख़रीदना, इवन जानवर देखना भी मुश्किल, तो ख़रीद कर लाना तो और मुश्किल। सिचुएशन पर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा ने। सऊद, गुज़श्ता रोज़ भी हमने बात की, तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रज़ा साहब ने ये कहा था कि पूरी कोशिश की जा रही है कि नकासी का निज़ाम भी, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर मिट्टी है और जब बारिश होगी कीचड़ तो होगा। ऐसे में पानी को निकालना एक मामला, लेकिन वो जो कीचड़ का मामला है वो बड़ा मसला है। जी हाँ, बिल्कुल। गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई और आज भी काले बादल मुख्तलिफ़ मकामात पर नज़र आए और सुबह से मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश भी हो रही है। मंडी में थोड़ी सी बारिश होती है तो कीचड़ जो है जमा हो जाता है। कैमरामैन फरहान अगर आपको दिखाएं कि ये सड़क है मंडी की और यहाँ पर जो है कीचड़ जैसे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे पीछे अगर हम बात करें तो वहाँ पर पानी जमा है कई मकामात पर, जिसमें से लोग अपनी गाड़ियाँ गुजार कर आने पर मजबूर हैं। लोग इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ पहले नहीं आती थी माजी में, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियाँ में ही से लोग सफ़र कर रहे हैं और जो पैदल चल कर आने वाले हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है, गंदगी है। मंडी इंतज़ामिया ने जब 2 रोज़ पहले भी बारिश हुई थी तो जो मशीनें थी उससे कोशिश कर रहे थे कि पानी निकाला जाए, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और उसके बाद जो पानी रह जाता है वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार करता है, तो वो एक बड़ा मसला बन जाता है। सऊद, ये तो सिचुएशन पर आपने बात की, आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, मंडी गिरी या मंडी अभी तक नहीं गिरी, अभी भी रेट्स ज़्यादा हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस पर अगर जो ख़रीदारों से बात करें तो वो यही बोलते हैं कि मंडी जो है चढ़ी हुई है, मंडी के रेट नहीं गिरे। बारिश के बाद लोगों को एक वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि शायद मंडी गिरेगी, रेट गिरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और इस बारिश में गर्मी का जोर टूटा तो व्यापारी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए। उनका कहना है कि ग्राहक वैसे ही कम हैं, तो अब जो कोरोना वायरस की वजह से जो लोग आ रहे हैं वो बहुत रेट कम दे रहे हैं। दूसरी तरफ शहरी ये बोल रहे हैं कि मंडी हर साल की तरह जिस तरह से कहा जाता है कि रेट बढ़े हुए हैं, रेट कम नहीं हो रहे, लेकिन हर किसी की कोशिश यही है कि सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए वो अपना जानवर यहाँ से लेके जाए। आज भी सुबह से ही जो लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला है वो जारी है। लोग अपने जो व्यापारी हैं उनसे जानवर लेने के लिए भाव-ताव में मसरूफ़ हैं और कोशिश यही है हर किसी के वो जानवर अपनी जेब के मुताबिक लेकर यहाँ से जाए। जी, और ये भी बताइएगा, क्योंकि लोग अभी देख रहे हैं ध्यान से, तो मुझे ये बताइएगा कि मंडी खुली कब तक है, कारोबार कब समेटना पड़ेगा? जी बिल्कुल। देखें, गुज़श्ता रोज़ महकमा दाखिला की जानिब से कहा गया कि 11 बजे तक मवेशी मंडी अब खुल सकती है। पहले टाइम जो है 7 बजे तक का था, लेकिन अमल दरामद जो है उस पर भी नहीं हो रहा था और 11 बजे अब कहा गया है कि 11 बजे तक खुलेगी, लेकिन लगता यही है कि अब उस पर भी अमल नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी मवेशी मंडी है, सुपर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, और एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं जिनको इतनी जल्दी निकाला भी नहीं जा सकता और ना ही रोका जा सकता है। रात में होता क्या है? व्यापारी वैसे ही परेशान है। पहले 7 बजे और अब 11 बजे होता क्या? क्या दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, एंट्री बंद कर दी जाती है, या ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता? देखिए, पैदल चलने एक बड़ी तादाद है लोगों की जो पैदल चलकर आती हैं, उनको तो कोई रोका नहीं जा सकता। जो कोई ऐसा कोई एग्जिट नहीं है, कोई चार दीवारी नहीं है, जो गाड़ियां आती हैं उनको रोका जा सकता है। लेकिन 2 रोज़ पहले भी हमने ये देखा था, 7 बजे के बजाय 1 बजे मंडी को बंद किया था तो ट्रैफिक जाम हो गया था जो मंडी से बाहर निकलने वाली गाड़ियाँ हैं। तो मंडी इंतजामिया अगर इसके लिए कोई मुरत्तब प्लान जो है तरतीब दे तो ये मुमकिन हो सकता है, इस पर अमल दरामद किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा मंडी, आज आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और अब ज़रा बात कर लेते हैं हम, क्योंकि चंद ही रोज़ बाकी हैं। हज बड़े ख़ास दिन है ये, लेकिन इस बार हज मुख्तलिफ है। इस बार लिमिटेड आज़मीन हज हैं जो कि हज के का फरीज़ा अदा करेंगे, लेकिन बहरहाल जब हम तैयारियों की बात करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं ड्यू टू करंट सिचुएशन। वना मुज़दलिफ़ा और अराफात यहाँ पर तमाम मसाजिद में सफाई और सैनिटाइजेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया, और ये ऐसा नहीं है कि मुकम्मल कर लिया गया तो दोबारा हो नहीं रहा, ये बार बार किया जा रहा है। सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर ने मस्जिद निमरा में कोरोना वायरस से बचाव के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। अब मस्जिद में नया एयर कंडीशन सिस्टम ऑपरेशनल कर दिया गया है। मस्जिद में 1,10,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा रकबे पर कालीन बिछाए गए हैं और बार बार सैनिटाइजेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर किया जा रहा है। CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं और जो भी आज़मीन हज हैं उनकी रहनुमाई के लिए स्क्रीन्स नस्ब की जा रही हैं और इससे ताकि फैसिलिटेट किया जा सके। जिस तरह पहले भी हमने कहा कि इस बार हज मुख्तलिफ है, महदूद पैमाने पर है, किसी और मुल्क से आज़मीन हज यहाँ पर नहीं आए, जो वहाँ पे लोकल्स थे या दीगर ममालिक से लोग वहाँ पर मुकीम थे वही हज का फ़रीज़ा अदा कर सकेंगे। और बहुत ज़्यादा कंट्रोल इन्वायरमेंट में ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैनेज किया गया है इसको।
उसकी बात तो हम कर रहे हैं, इस मुख्तलिफ हज की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो हज अदा करने नहीं जा सके, जिन्होंने सफ़र की तैयारी तो की और बहुत से ममालिक में तो जिस तरह कुरानंदाजी होते हैं, जो प्लान बनता है वो बना, इवन इन पाकिस्तान नाम भी आ गया था, लेकिन जा नहीं सके क्योंकि कोरोना की वबा है। तो ऐसे में यहाँ रहकर, सऊदी अरब ना जाकर, मक्का मदीना ना जाकर इन अयाम की फजीलत समेटने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया मजहबी स्कॉलर जमील राठौर साहब ने। जमील साहब बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जमील साहब, जब रोज़ाना हम हरमैन शरीफैन अगर वहाँ के अपडेट्स देखें, जो वहाँ पर तैयारियाँ हैं, जिस तरीके से आज़मीन हज को फैसिलिटेट वहाँ पर किया जा रहा है, ज़ाहिर ख्वाहिश तो होती है कि हम भी वहाँ पर होते, हम भी हज अदा करते, क्योंकि इस बार का हज मुख्तलिफ तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जितना मैनेज्ड हज है, इतना मैनेज्ड किया जा रहा है कि दिल करता है कि वहीं पर होते। तो थोड़ा सा पहले उस पर कमेंट कीजिएगा, ये देखकर आप क्या फील करते हैं, और फिर इन अयाम की फजीलत से मुतालिक भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप दोनों हजरात को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हज के मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला का फरमान आलिशान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन, कि जो हज की इस्तिताअत रखता हो, जो कैपेसिटी रखता हो, जो हज की एबिलिटी रखता हो, जो हज की स्ट्रेंथ और ताकत रखता हो, उसके लिए अल्लाह के घर का हज फ़र्ज कर दिया गया है। और अगर कोई ताकत इस्तिताअत के बावजूद अगर हज पर ना जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उससे बेनियाज है। तो हज की फर्जियत हतमी और कतई है उन लोगों के लिए जिसके पास माल हो, दौलत हो, आने के जिसको उर्फ़े आम में हज के ट्रांसफर्स और हज के अखराजात हो, यकीनी तौर पर वो सेहतमंद भी हो, आकिल भी हो, बालिग भी हो, मुस्लिम भी हो, तो ऐसी सूरत में उस पर हज फर्ज कर दिया गया है। आज की अगर बात करते हैं तो इन हालात के अंदर इसमें होता है जो एक मखसूस इलाके में एक पेंडेमिक जो पूरी दुनिया पर आ जाए, तो पूरी दुनिया पर कोरोना आया, उसकी वजह से हज को भी लिमिट कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुसलमानों के लिए अलमिया है कि हज जैसा इतना अजीम जो इवेंट है उसके अंदर मकामी आबादी, अब मकामी आबादी भी यकीनन सिलेक्टेड होगी, इसलिए कि हज के अंदर मक्का और मदीना, अतराफ व अकनाफ और जिसमें हजाज मुक़द्दस का एरिया, उसमें भी अगर लोग आए तो लाखों की तादाद में बनते हैं, उनको भी लिमिट किया गया हो। मैं समझता हूँ किया ऐसा जाना चाहिए था कि हर मुल्क से मखसूस डेलीगेशंस बुलाए जाते और फिर उनको कहा जाता कि मखसूस तादाद में आकर 500, 800, 1000, 2000 हर मुल्क से बुलाए जाते, तो इस तरीके से पूरे आलम इस्लाम की उसमें नुमाइंदगी हो जाती। देखिए, हज का अगर मैं फ़लसफ़ा कहूँ तो फ़कत ये नहीं कि मखसूस मकामात पर जाकर बैठ जाओ, चले जाओ, उठ जाओ, यकीनी तौर पर हज की फ़र्जियत के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन फ़लसफ़ा हज की बात की जाए तो उसमें एक फ़लसफ़ा ये भी है कि पूरी दुनिया के मुसलमान हर किस्म की इम्तियाज से, डिस्क्रिमिनेशन से, इमारत और गुर्बत से, हर चीज से बेनियाज होकर एक ही लिबास पहनकर, एक ही बोली बोलते हुए, एक ही अंदाज से, एक ही समत में रवा दवा हो, एक दूसरे से मिना में जाकर मिलें, एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे के हालात को शेयर करें, मुज़दलिफ़ा में जाकर एक दूसरे से मिलें। तो हज दरअसल पूरी दुनिया के मुसलमानों के मिलने का मकाम है। और माजी में ऐसा हुआ करता था कि पूरी दुनिया के उलमा और फुक़हा जमा होकर हरमैन शरीफैन में बाकायदा डिबेट किया करते थे, मुख्तलिफ मसाइल को सुलझाने की कोशिश किया करते थे। तो अब भी यकीनन बुलाए जाते तो ऐसी सूरत में उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि पूरी दुनिया के मखसूस चीदा उलमाए किराम, फ़ुक़हा किराम और हुक्मरान तबक़े से कि किस तरीके से आलम इस्लाम को मैनेज किया जाए, अपने इख्तलाफात को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। आज आपको पता है लीबिया से लेकर टर्की और टर्की से लेकर जज़ीरा नुमा अरब तक पूरी दुनिया इज़्तिराब में और बिलखुसूस मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। शायद कोई इंडो पैसिफिक की बात कर रहा हो, लेकिन हकीकत में जो जंग का मरकज़ बनने जा रहा है वो लीबिया और इसकी सराउंडिंग्स की कैफियत है। तो मैं समझता हूँ ऐसी सूरत के अंदर एक कॉम्प्रीहेंसिव नशिस्त रखनी चाहिए कि उलमा की, कि किसी तरीके से आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाए। और देखिए, मुसलमान अगर मुत्तहिद हो जाए ना, बिल्कुल, लेकिन हम दुआ करते हैं कि जल्द वो वक्त आए, जल्द अच्छा वक्त आए।
लेकिन ज़ाहिर है इन हालात में अगर हम बात करेंगे तो जो नहीं जा सका, और मैं बिलखुसूस पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जिनकी ख्वाहिश थी, कोशिश थी और तैयारी भी थी, नाम निकल आया, लेकिन ज़ाहिर है बुलावा है ना वो ऐसा आया, लेकिन फिर भी अभी उस तरीके से हालात अच्छे नहीं हुए तो हम नहीं जा सके। यहाँ रहते हुए वहाँ ना जाकर इन मखसूस अयाम में ज़ाहिर इनकी बहुत फजीलत है, क्या करें जमील राठौर साहब, ये रहनुमाई कीजिएगा। देखिए ये हज के जो अयाम हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के महबूब तरीन अयाम है, ठीक है ना। और इसमें बिलखुसूस अयाम तशरीक़ जो कि आपको यूँ समझ ली कि ज़िलहज्जा की 9वीं तारीख से लेकर और बाक़ात 8वीं तारीख से लेकर और ज़िलहज्जा की 13 तारीख तक, ये 5 अयाम ऐसे हैं जिनको अयाम हज कहा जाता है। इन अयाम के अंदर हमें ये चाहिए कि अल्लाह के जानिब रुजू करें और वल फजरी वल यारिन आशरिन वल वत्र कहकर भी इशारा दिया गया कि इन रातों में जागकर अल्लाह की इबादत करें, रियाजत करें, खुशू व खुजू इख्तियार करें। और फिर एक हदीस ये भी बताई गई कि जो कुर्बानी के लिए जा रहा है तो मुस्तहब ये है कि बाल ना कटवाए, नाखून ना कटवाए। इसका मतलब ये कि हाजियों जैसा हुलिया बना ले तो जो सवाब अल्लाह हाजियों को अता फरमाएगा वो दुनिया के किसी मकाम पर हुलिया वैसा बनाएगा, अंदाज वैसा बनाएगा, अल्लाह की जानिब रुजू कर लेगा तो अल्लाह वही सवाब उन मुसलमानों को भी अता फरमा देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हज पर नहीं जा सके, अगर वो माली तौर पर बेहतरीन इस्तात रखते हैं कि आइंदा भी अगर अगले साल उन पर हज को जाना पड़े तो उनके पास माल रहेगा, तो उनको ये चाहिए। और बिलखुसूस वो लोग जो नफली हज कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे साहिबान सरबत, साहिबान हैसियत ऐसे हैं जो हर साल या हर दूसरे साल हज पर जाते हैं, फरीज़ा हज उनका साबित हो चुका है। तो ऐसे लोगों को मैं दरख्वास्त करूँगा कि बराए करम जो पाकिस्तान का फंड बना है अगेंस्ट कोरोना, उसके अंदर पैसे दीजिए। वो लोग जो थर के अंदर पानी को बिल बिला रहे हैं उनके लिए पानी का कुआं लगा दीजिए। वो लोग जो हज के पैसे उन्होंने जो रखे थे आइंदा भी उनके इस तरीके से कमा लें, ये ऑप्शन है। जमील राठौर साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। आपने भी कहा कि इबादत करें, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करें और सवाब जितना कमा सकते हैं कमा लें। वक्त हो गया नया दिन का ख़त्म, आपसे मुलाकात हम करेंगे परसों। अब आप सोचेंगे कल क्यों नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा आपको परसों। बाहर निकले तो एहतियात के साथ रखिए, बहुत सा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।